तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग क्लास 11th की एनसीईआरटी। और आज ये पहला लाइव लेक्चर है। तो द लिविंग वर्ल्ड से स्टार्ट करेंगे, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। तो हम लोग को ये करनी है कि हमें एनसीईआरटी पढ़नी है क्लास 11th की। लाइन बाय लाइन सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ेंगे, पूरा लेक्चर्स तो डाल नहीं सकते। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब ध्यान से देखिए, यहाँ लिखा हुआ है बायोलॉजी। So biology is the science of life forms and living processes. The living world comprises an amazing diversity of living organisms. Early man could easily perceive the difference between inanimate matter and living organism. तो बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी एक ग्रीक वर्ड से बायोस और लोगोस। बायोस का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म और लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी। तो बायोलॉजी क्या है? एक साइंस है जहाँ लाइफ के प्रोसेस को हम लोग पढ़ते हैं, लाइफ के फॉर्म को पढ़ते हैं। लाइफ के अंदर जो प्रोसेसेस होते हैं, रिप्रोडक्शन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, डाइजेशन हो गया, लोकोमोशन हो गया, मूवमेंट हो गया, न्यूरल कंट्रोल, ये सारी चीज़ें क्या है? लाइफ की एक प्रोसेसेस है। फिर हमारे ऑर्गन्स कैसे काम करते हैं, ये सारी प्रोसेस है। और जो लिविंग वर्ल्ड है वो बहुत सारे डाइवर्स ऑर्गेनिज्म से भरे हुए हैं। डिफरेंट टाइप्स की स्पीशीज और डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स, एनिमल्स और इंसेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो अर्ली मैन जो थे, मतलब जो हंटर और गैदरर थे, वो इजिली इस चीज़ को डिफरेंस कर पाते थे कि इनएनिमेट मैटर क्या है। इनएनिमेट कहने का मतलब नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, नॉन लिविंग क्या है और लिविंग मैटर क्या है। अर्ली मैन डीआइफाइड सम ऑफ द इनएनिमेट मैटर लाइक विंड, सी एंड फायर। और कुछ अर्ली मैन जो थे वो क्या करते थे, ये आइडेंटिफाई कर पाते थे लाइक विंड क्या है, सी क्या है, इन सब की पूजा करते थे। जैसे आप देखते हो अग्नि की पूजा आज भी होती है, विंड की भी पूजा होती है कि नहीं। सो एंड सम अमॉन्ग द एनिमल्स एंड प्लांट्स, और कुछ एनिमल्स और प्लांट्स की भी पूजा करते थे, वर्शिप करते थे। अ कॉमन फीचर ऑफ ऑल सच फॉर्म्स ऑफ इनएनिमेट एंड एनिमेट ऑब्जेक्ट्स वाज द सेंस ऑफ यू और फियर दैट दे इवोक्ड। सेंस ऑफ फियर का मतलब ये सारी चीज़ें जो इनएनिमेट है, एनिमेट है, ये हम ह्यूमंस को क्या करते थे, बहुत सोफिस्टिकेटेड लगते थे। लाइक यार ये कैसे चीज़ें हो सकती है, हर चीज़ शॉकिंग लगती थी। ठीक, तो डर भी लगता था कैसे ये चीज़ें हो रही है। The description of living organism, including human being, began much later in human history. Societies which indulged in anthropocentric view of biology could register limited progress in biological knowledge. अब देखिए यहाँ एक वर्ड सेंटेंस दिया हुआ है एंथ्रोपोसेंट्रिक बायोलॉजी। जैसे कि एंथ्रोपोसीन एरा, जो एरा अभी जो चल रहा है वो हम होमोसेपियंस कह रहा है, हम ह्यूमंस कह रहा है। तो इसको बोलते हैं एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू ऑफ बायोलॉजी, जो हमारा व्यू है बायोलॉजी को लेकर। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग डेवलप कर पाए, हम लोग बहुत डेवलप कर पाए हैं, बट इतना नहीं है कि हमें हर चीज़ की नॉलेज है। हमें अभी क्या है, लिमिटेड नॉलेज है। हम धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहे हैं और भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिस्कस कर रहे हैं। और हमें एंथ्रोपोसेन मतलब हमारी जो व्यू है बायोलॉजी को लेकर, एंथ्रोपोसिन जैसे कि आपने जुरासिक एरा देखा होगा। जुरासिक एरा क्या था? डायनासोर्स का एक एरा था। अभी जो एरा चल रहा है वो एंथ्रोपोसिन एरा है, मतलब हम होमोसेपियंस का एरा है, हम राज कर रहे हैं भाई, हम ह्यूमंस राज कर रहे हैं। तो हमने भी कुछ प्रोग्रेस की है बायोलॉजी में, लेकिन हमारे पास भी अल्टीमेट 100% बायोलॉजी नहीं है। लाइक हमारे पास लिमिटेड प्रोग्रेस है। Systematic and monumental description of life forms brought in out of necessity, detailed systems of identifications, nomenclature and classification। अब क्या है कि कुछ डिटेल सिस्टमेटिक, कुछ डिस्क्रिप्शन को लेकर हम चीज़ों को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, हम उनका नामकरण कर पा रहे हैं, नोमेनक्लेचर कर पा रहे हैं और ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर पा रहे हैं। द बिगेस्ट स्पिन ऑफ सच स्टडीज वाज द रिकॉग्निशन ऑफ द शेयरिंग ऑफ सिमिलरिटीज अमॉन्ग लिविंग ऑर्गेनिज्म बोथ हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। तो यहाँ सबसे बड़ा यह है कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक सिमिलरिटी देख पाते हैं। सिमिलरिटी का मतलब हम ये देख पाते हैं कि स्पीशीज दूसरे स्पीशीज में क्या सिमिलरिटी है, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकल वे में। दैट ऑल प्रेजेंट डे लिविंग ऑर्गेनिज्म आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल्सो टू ऑल ऑर्गेनिजम्स दैट एवर लिव्ड ऑन दिस अर्थ। तो हम वैसे ऑर्गेनिज्म को भी रिलेट कर पाते हैं जो इससे पहले हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, और जो अभी प्रेजेंट में है उस एनिमल्स का भी दूसरे एनिमल से हम रिलेशन स्टैब्लिश कर पाते हैं। That all present day living organisms are related to each other and also to all organisms that ever lived on this earth was a revolution which humbled man and led to cultural movements for conservation of biodiversity। अब हमारे पास क्या है कि हर चीज़ की नॉलेज है। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब हमारे पास सब कुछ प्रेजेंट है, हमारे पास आज फूड है, शेल्टर है, क्लॉथ्स है, तो फिर लोग क्या हुए कि जब रिलेशन स्टैब्लिश करने लगे तो देखे कि यार ये जो एनिमल है, फॉर एग्जाम्पल मंकी से लोग अपना रिलेशन स्टैब्लिश करने, उन्हें लगा कि यार हम मंकी क्या, हम ह्यूमंस क्या मंकी से ही डेवलप हुए हैं। जब हम ह्यूमंस मंकी से डेवलप हुए हैं तो हम रिलेशन स्टैब्लिश करने लगे। और जब हम किसी ऑर्गेनिज्म से अपना रिलेशन स्टैब्लिश करते हैं तो हम अपना, ये हमारी एक मनोभावना होती है कि हम क्या करते हैं, हम्बल हो जाते हैं, हम उसके क्या उदारवादी हो जाते हैं। हमें भी दया आने लगती है कि उस ऑर्गेनिज्म की भी उतनी ही लाइफ की आज़ादी है जितनी हमारी है, तो क्यों ना उनको भी एक सेफ, उनको भी कंजर्व करके रखा जाए। ठीक है, तो उसके बाद हम कंजर्व करना शुरू कर देते हैं, हम
ऑर्गेनिज्म को कंजर्व करना शुरू कर देते हैं। इन द फॉलोइंग चैप्टर्स ऑफ दिस यूनिट यू विल गेट अ डिस्क्रिप्शन इंक्लूडिंग क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स फ्रॉम ए टैक्सोनॉमिक पर्सपेक्टिव। तो ये जो चैप्टर है यहाँ हम लोग क्लासिफिकेशन करने वाले हैं प्लांट्स और एनिमल्स को कुछ टैक्सोनॉमिक यूज करके, लाइक कुछ टैक्सोन मतलब कुछ कैटेगरीज यूज करके हम प्लांट्स और एनिमल्स को क्या करने वाले हैं, यहाँ क्लासीफाई करने वाले हैं। अब सबसे बड़ा चीज है कि हर चैप्टर के पहले एक साइंटिस्ट का नाम दिया होता है, कभी कभी वहां से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अर्नस्ट मेयर एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है, हमें समझना बहुत जरूरी है। तो अर्नस्ट मेयर की जो जन्म था वो 5 जुलाई 1904 को ही जर्मनी में, ये नहीं पूछने वाला उनका जन्म कहाँ हुआ। द हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ाई की, उन्होंने इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में अपना काम किया और इसीलिए उनको डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी कहा जाता है। अब ये क्वेश्चन आ सकता है बहुत सारे एग्जाम की, डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी किसको बोलते हैं, तो याद रखिएगा अर्नस्ट मेयर इज आल्सो नोन एज द डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी एंड ही इज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट 100 scientists of all time. Mayer joined Harvard Faculty of Arts and Sciences in 1953 and retired in 1975. कोई काम का नहीं है। Assuming the title Alexander Agassiz Professor of Zoology Emeritus, तो ये उनको अवार्ड मिला था, ठीक, उनको ये टाइटल मिला था। थ्रू आउट हिज नियरली 80 ईयर्स कैरियर हिज रिसर्च स्पिन ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी एक सब्जेक्ट होता है जहाँ बर्ड्स की स्टडी की जाती है। टेक्सोनॉमी पे उन्होंने काम किया, टेक्सोनॉमी मतलब क्लासिफिकेशन पे काम किया, कैसे किसी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करेंगे, क्लासीफाई करेंगे, उनके रिलेशनशिप क्या एस्टैब्लिश करेंगे। फिर उन्होंने जू जियोग्राफी पे काम किया। जू जियोग्राफी का मतलब जू रिलेटेड टू एनिमल्स एंड जियोग्राफी मीन्स जब हम एक एनिमल्स की जियोग्राफी को स्टडी करते हैं तो दैट इज जू जियोग्राफी। उसके बाद इवोल्यूशन पे उन्होंने काम किया, एक ऑर्गेनिज्म का टाइम टू टाइम उसमें क्या इवोल्यूशन आता है, क्या चेंजेस आते हैं, इवोल्यूशन पे काम किया। सिस्टमैटिक मतलब एक ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई किया, क्लासिफाई किया, नोमेनक्लेचर दिया, बट हमने क्या किया, उसको रिलेशन एस्टैब्लिश किया फाइलोजेनेसिस से, मतलब अपने उस ऑर्गेनिज्म का हमने इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के हिसाब से उसको क्या किया, आइडेंटिफाई किया, ठीक। तो सिस्टमैटिक का मतलब होता है प्रॉपर अरेंजमेंट। तो हम क्या करते हैं, एक ऑर्गेनिज्म का रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं उसके पुराने एंसेस्टर से, और उसके बाद क्या करते हैं, हम उसको क्या करते हैं, प्रॉपर वे में अरेंज करते हैं। एंड द हिस्ट्री एंड फिलोसफी ऑफ बायोलॉजी, और हिस्ट्री एंड बायोलॉजी की फिलोसफी पे भी इन्होंने अपना बहुत ज़्यादा योगदान दिया। ही ऑलमोस्ट सिंगल हैंडेडली मेड द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज डाइवर्सिटी द सेंट्रल क्वेश्चन ऑफ इवोल्यूशन बाय दैट इट इज टुडे। इन्होंने सिंगल हैंडेडली मतलब उन्होंने एक ओरिजिन ऑफ स्पेसीज डाइवर्सिटी की सबसे सेंट्रल क्वेश्चन का आज जो हम जानते हैं इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, उस पर उन्होंने सिंगल हैंडेडली काम किया और उन्होंने कम से कम 3 प्राइज जीते। और उन्होंने एक डेफिनेशन भी दिया था बायोलॉजिकल स्पेसीज। बायोलॉजिकल स्पेसीज कॉन्सेप्ट का क्या कहती है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म स्पेसीज तभी बोला जाएगा जब वो क्या करेगा, एक पॉपुलेशन में वो सेम स्पेसीज के साथ इंटरब्रीड कर सके और फर्टाइल यंग वन को प्रोड्यूस कर सके, उसको उन्होंने बायोलॉजिकल स्पेसीज का कॉन्सेप्ट दिया था। तो मेयर को अवार्ड मिला था, 3 प्राइज मिले थे और इसीलिए इनको ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी बोला जाता है। तो पहला था बार्जन प्राइज इन 1983, द इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी इन 1994 एंड द क्रैफूड प्राइज इन 1999। मेयर डाइड एट द एज ऑफ 100 इन द ईयर 2004, और मेयर की मृत्यु हो गई 2004 के पास। तो यहाँ आपको कुछ चीजें याद रखनी है, एक तो डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी और ट्रिपल क्राउन प्राइज क्या था वो। बाकी एक बायोलॉजिकल स्पीसीज का कंसेप्ट क्वेश्चन आ सकता है कि किसने दिया था, डिफरेंट साइंटिस्ट का नाम देंगे, आपको याद रखना है बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो अर्नस्ट मेयर ने दिया था। अब चलिए एनसीईआरटी को समझते हैं। तो एनसीईआरटी बोलते हैं कि देखिए कितना वंडरफुल है हमारा वर्ल्ड, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के लिविंग ऑर्गेनिज्म देखने को मिले, क्या अमेजिंग वर्ल्ड है हमारा, बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैबिटेट्स है, डेजर्ट्स है, कोल्ड माउंटेन्स है, लेक्स हैं, वाटर है, मछलियाँ हैं, मतलब तितलियाँ हैं, हवा में कुछ एनिमल्स उड़ रहे हैं, ठीक। बी इट कोल्ड माउंटेन्स पे बोलते हैं कि देखो क्या है भाई, कोल्ड माउंटेन्स देखो, डेसिडियस फॉरेस्ट देखो, ठीक, ओशंस देखो, फ्रेश वाटर लेक्स देखो, डेजर्ट्स देखो, हॉट स्प्रिंग्स देखो, ये सब हमें स्पीचलेस छोड़ते हैं, क्या वाओ हाउ वंडरफुल इट इज। तो हमें स्पीचलेस करते हैं कि यार देखो ना, कोल्ड माउंटेन्स भी है, देखो तो फॉरेस्ट भी है, कौन सा रेन फॉरेस्ट भी है, डेसिडियस फॉरेस्ट भी है, ओशंस भी हमारे पास है, फ्रेश वाटर भी लेके, मरीन वाटर भी लेके, डेजर्ट्स भी है, हॉट स्प्रिंग्स है। तो एक एलियन जो धरती पे आएगा, मान लो कोई एलियन धरती पे आ गया, वो तो देख के कंफ्यूज हो जाएगा, अरे बाबा ये क्या है, ये तो देखा ये हॉट स्प्रिंग है, अचानक कहीं टेम्परेचर ज़्यादा, कहीं कम, ठीक, कहीं सॉल्टी वाटर, कहीं फ्रेश वाटर। तो वो एलियन जब आएगा तो उसको तो बहुत सारी लगेगा कि यार इतने ऑर्गेनिज्म, इतनी टाइप की हैबिटेट्स, ठीक है। तो उसको लगेगा कि यार ये क्या है, ये कौन सी दुनिया जो आज तक हमने विजिट नहीं किया। सो द ब्यूटी ऑफ ए गैलोपिंग हॉर्स, जब एक घोड़ा राइड करता है, ठीक है, तो गैलोपिंग हॉर्स एंड डीप सेंस द माइग्रेटिंग बर्ड्स, जब बर्ड्स जो होती है वो माइग्रेट करती है एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में, ठीक। उसके बाद आप फ्लावर्स की वैली देखते हो, उसके बाद कैसे एक शार्क अटैक करता है, ठीक, झुंड में अटैक करते हैं, ठीक है। और ये सब हमें एक डीप सेंस ऑफ वंडर दिखाता है कि हाउ वंडरफुल द वर्ल्ड इज, हमें गहरी चिंता में रखता है कि भाई ये कितनी अद्भुत चीजें हैं ये सारी चीजें। सो द इकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट एंड कॉपरेशन एमंग मेंबर्स, उसके अलावा हम देखते हैं कि हमारे ऑर्गेनिज्म के बीच इकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट भी है। इकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट कहने का मतलब, जैसे देखो लायन भी एक स्पीसीज है, डियर भी एक स्पीसीज है, गोट भी एक स्पीसीज है, फ्रॉग भी एक स्पीसीज है, ठीक। उसके बाद स्नेक भी एक स्पीसीज है। बट आप देखिएगा जो स्नेक होगा वो फ्रॉग को खाने की कोशिश करता है, उसका शिकार करता है, तो इन दोनों के बीच कन्फ्लिक्ट चलेगा। फिर जो स्नेक है उसको ईगल खाने का कोशिश करता है, उसके बीच कॉन्फ्लिक्ट है। उसके बाद जो लायन है वो डियर को खाने का कोशिश करता है, उसमें भी कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक। जो लायन है वो गोट को खाने का कोशिश करता है, उसमें भी इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट है। अचानक आपने एक रोड बनाया, बहुत सारा जंगल्स थे, एक जंगल था, उस बीच में से आपने रोड निकाल दिया। अब रोड निकाल दिया तो भाई जानवर को क्या पता कि ये रोड आपके लिए है,
जानवर को तो पता चलेगा कि यार इसमें तो हम पहले ही आ जाते थे, ये क्या कुछ रोड बना दिया। अब वो जानवर तो ऐसे भी आते जाते रहेंगे, बट आपके बीच तो इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट होगी। एक ह्यूमन पास करेगा, हो सकता है अटैक एनिमल उस पर कर दे। तो ये सारे इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलते हैं। फिर कॉपरेशन भी हमें देखने को मिलता है, बहुत सारे साथ में रहते हैं। जैसे कुछ ऑब्लिगेट पैरासाइट, जैसे यक्का प्लांट एंड प्रोनोवा, जैसे वास्प स्पीसीज, हनी बीज को आप देख लो। हनी बीज एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। उसके बाद फ्लावर्स भी क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का ही पार्ट, एंजियोस्पर्म। लेकिन आप देखो हनी बीज और फ्लावर्स एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है। हनी बी को नेक्टर मिल जाता है और फ्लावर्स को पोलिनेशन हो जाता है, तो एक साथ रहने की कोशिश करते हैं अमॉन्ग मेंबर्स ऑफ ए पॉपुलेशन, अमॉन्ग पॉपुलेशंस ऑफ ए कम्युनिटी। तो एक तो पॉपुलेशंस के अंदर मेंबर के साथ रहने की कोशिश करते हैं, दूसरा एक कम्युनिटी के अंदर जो पॉपुलेशन है उसके साथ रहने की कोशिश करते हैं। और उसके अंदर हम देखते हैं कि हमारे सेल के अंदर भी मॉलिक्यूलर ट्रैफिक बहुत है यार, ठीक। और ये सारी चीजें हमें रिफ्लेक्ट करती है कि यार हमारा वर्ल्ड है कैसा, बहुत ही ज्यादा अद्भुत हमें लगता है। व्हाट इंडीड इज लाइफ, ये सब देखने के बाद लगता है कि भाई लाइफ है क्या। अब देखो लाइफ में भी आपके डिफरेंट लोग हैं। कुछ लोग कह रहे हैं यार जीवन बर्बाद है, क्या करें, कोई काम दाम नहीं है, बहुत टेंशन है लाइफ में, ठीक है। कुछ महान संत आएंगे, वो बोलेंगे कि भाई हिमालय चले जाओ, क्या ये सब मोह माया है ज़िंदगी, क्या मतलब इन सब चीज़ों से, कोई मतलब नहीं है, चले जाओ भाई हिमालय पे चले जाओ, ठीक। कुछ लोग बोलेंगे नहीं भाई साइंस को जानो, वही तुम्हारी सच्चाई है, इंसान का तो अंत हो ही जाएगा, जितना तुम जान सको, जितना तुम ज्ञान अर्जित कर सको, वो तुम्हारी लाइफ की एक परिभाषा होगी। तो डिफरेंट लोगों की लाइफ में डिफरेंट लाइफ की परिभाषा हो सकती है, ठीक। बट क्या है कि हमारे पास दो आंसर आते हैं, एक तो हम टेक्निकल वाला बोलेंगे और एक तो हो जाएगा हमारे पास नॉन टेक्निकल, ज्ञान की बातें करेंगे, फिलोसॉफिकल होंगे, ठीक है। तो मान लो जैसे कि तुम रास्ते में जा रहे हो, ठीक है, रात को 12 बज गए, सुनसान गली है। उस सुनसान गली में क्या हुआ, ये एक वाइट साड़ी पहनी हुई एक औरत आई, ठीक। तुम अकेले उस रोड पे हो, तुम जा रहे हो, अचानक तुम देखते हो कि 50 मीटर के बाद वो तुम ऐसे पीछे मुड़े और आगे देखे तब तक वो गायब हो गई। अब तुम्हारे पास दो आंसर है, क्या कि एक तो वो भूत थी भाई, चुड़ैल थी, वो भी हो सकता है, ठीक है। एक तो हो सकता है तुम जाए कोई औरत थी, लगता है दाहिने वाली गली से मुड़ गई। अब तुम कुछ भी सोच सकते हो, बट एज ए स्टूडेंट ऑफ साइंस हम फिलोसॉफिकल ज्ञान नहीं देंगे, हम वो ज्ञान देंगे जो टेक्निकल होते हैं, जो साइंटिफिक होते हैं। सो एज ए साइंटिस्ट वी शैल नॉट अटेम्प्ट आंसरिंग द सेकंड क्वेश्चन, वी विल ट्राई टू रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट इज लिविंग। अब आते हैं डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। सो इफ यू लुक अराउंड यू विल सी अ लार्ज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बी इट स्पॉटेड प्लांट्स, चाहे वो आप गमला लगाया हुआ पौधा देखो, चाहे आप कोई इंसेक्ट देखो, बटरफ्लाई देखो, हनी बीज देखो, वाह क्या बात है। उसके बाद बर्ड्स देखो, कौवा को करता है, कोयल क्या कौवा काव करता है, कोयल कू करते रहती है, ठीक। मिट्टू टें करते रहता है। और आपके घर जो डॉगी हो गया या जो कैटी हो गई, कैट तो क्या ही बोले, वो विश्वास ही नहीं किया जा सकता। योर पेट्स और अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स, तो ये सब क्या है आपके, क्या है अपने आसपास देखो तो आपको डिफरेंट वैरायटी के लिविंग ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं। एंड देयर आर आल्सो सेवरल ऑर्गेनिज्म दैट यू कैन नॉट सी विथ योर नेकेड आई, बट दे आर ऑल अराउंड यू। और कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया हो गए, फंगस के स्पोर हो गए, ठीक है, कुछ तो आप देख ही नहीं सकते हो, बट ऐसा नहीं कि वो है ही नहीं, आपके पास है बट आप देख नहीं सकते, वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, तो अपनी नंगी आंखों से आप देख नहीं सकते हो, ठीक। सो इफ यू आर टू इंक्रीज द एरिया दैट यू मेक ऑब्जर्वेशंस इन द रेंज एंड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट यू सी वुड इंक्रीज। अगर जैसे कि मान लो आप एक पर्टिकुलर एरिया में है, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि मान लो जैसे कि तुम यूपी में हो, तो यूपी में हो सकता है कि कुछ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म होंगे। मान के चलो कि यूपी एक एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है, बट यूपी में क्या हुआ कि आपके हंड्रेड्स ऐसे स्पेसीज हैं, ठीक। अब क्या हुआ कि हम 4-5 स्टेट और मिलाते हैं, बिहार मिला देते हैं, उत्तराखंड मिला देते हैं, ठीक, और आपका एमपी मिला देते हैं, ठीक, दिल्ली मिला देते हैं। अब क्या हुआ कि नंबर ऑफ स्पेसीज घटेगी या बढ़ेगी, जाहिर सी बात है एरिया बढ़ेगा। तो हो सकता है यूपी में 100 स्पेसीज थे, अब 5 स्टेट मिलाओगे तो एरिया तो बढ़ा, उसके साथ साथ नंबर ऑफ स्पेसीज भी बढ़ जाएंगे। कुछ स्टेट में स्पेसीज थे जो आपने इंक्लूड नहीं किया था, अब उसको भी इंक्लूड करेंगे, तो हो सकता है अब मिलाकर 500 स्पेसीज हो। तो कहने का मतलब है कि जैसे जैसे आप एरिया को बढ़ाते हो, नंबर ऑफ स्पेसीज भी बढ़ते जाते हैं, ठीक। So obviously if you were to visit a dense forest you would probably see a much greater number and kinds of living organism in it। तो अगर आप dense forest में पहुंचते हो, डेंस फॉरेस्ट का मतलब ऐसा फॉरेस्ट जहां आपका सूर्य की लाइट नीचे पहुंच ही नहीं पाए, कैनोपी इतनी ज्यादा प्रेजेंट होती है, इतनी ज्यादा प्रेजेंट है कि सूर्य की लाइट नीचे पहुंच जाए। तो डेंस फॉरेस्ट में अगर आप पहुंच जाओगे तो वहां आपको बहुत सारी डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। बताओ क्यों देखने को मिलेगी? क्योंकि डेंस फॉरेस्ट में आपके ज्यादा फॉरेस्ट प्रोडक्ट है, ज्यादा फॉरेस्ट प्रोडक्ट मतलब ज्यादा फूड करने का मतलब ज्यादा ऑर्गेनिज्म, और ज्यादा ऑर्गेनिज्म होने का मतलब मच डाइवर्सिटी, उनके बीच में एक इकोलॉजिकल रिलेशन बनेगा और सब एक दूसरे को खाएंगे। ऐसे क्या होगा कि वहां उस फॉरेस्ट में आपको ज्यादा नंबर की ऑर्गेनिज्म और ज्यादा नंबर की डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। इच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट, एनिमल और ऑर्गेनिज्म दैट यू सी रिप्रेजेंट्स अ स्पीशीज। अब तुम डेंस फॉरेस्ट में जो भी चीजें तुम देख रहे हो, जो चीजें भी तुम देख रहे हो, एक चाहे श्रब हो, चाहे वो ट्री हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे पानी वाला एनिमल हो, कोई भी एनिमल हो या इंसेक्ट हो, वो जो चीज भी आप देख रहे हो वो सब का सब क्या है? एक स्पीसीज है। द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नो एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन 1.7 टू 1.8 मिलियन। तो डिस्क्राइब और रेंज की बात करें तो एनसीईआरटी में ये डेटा दिया हुआ है, इसी डेटा को हमें याद रखना है। होते तो बहुत ज्यादा है बट जो पूछा गया है उतना ही बताना है, ठीक है, ज्यादा नहीं बताना है, ठीक है। ज्यादा ज्ञान होगा तो एडमिशन लेना, फिर वहां जाके ज्ञान देना करना। सो डिस्क्राइब रेंज बिटवीन 1.7 टू 1.8 मिलियन, मतलब 17 टू 18 लाख ऑफ एनिमल्स जो होते हैं वो हमें आजकल डिस्क्राइब किए गए हैं और इसकी स्टडी की जा चुकी है, ठीक। दिस रिफर्स टू बायोडाइवर्सिटी और द नंबर
एंड द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। और ये क्या बताती है भाई कि कितने बायोडाइवर्सिटी है, कितने नंबर्स है और कितने ऑर्गेनिज्म हमारे अर्थ पे है। इसी को क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी क्या है भाई, बायोडाइवर्सिटी कितने नंबर्स ऑफ इंडिविजुअल्स प्रेजेंट है और कितने टाइप के ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है हमारे अर्थ पे, वही हमारी क्या है, बायोडाइवर्सिटी है। सो वी शुड रिमेंबर हियर दैट as we explore new areas and even old ones, new organisms are continuously being identified। तो अगर कोई नया ऑर्गेनिज्म हम एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है, जैसे एक नई लोकेशन पे गए, अचानक तुम ट्रैकिंग पे जा रहे हो, घूमने फिरने जा रहे हो और तुम ओ माय गॉड ये अलादीन का दरवाजा खुल गया भाई, ठीक है, खुला और तुमने देखा अरे ये तो नया एरिया है, चलो देखते हैं। वहाँ तुमको लाइटनिंग रोज दिख रही है, लाइटनिंग बर्ड दिख रही है, राक्षस जैसा एनिमल दिख रहा है। तो तुमने क्या किया, एक नई प्लेसेस पे गए। जब तुम न्यू प्लेसेस पे गए तो वहाँ न्यू टाइप के ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, और जब न्यू टाइप के ऑर्गेनिज्म मिलेंगे तो तुमने तो डिस्कवरी नहीं किया। इसलिए हर साल अगर आप वेस्टर्न घाट की बात करेंगे या नॉर्थ ईस्ट रीजन में आप चले जाओ, इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी रिचनेस वहाँ देखने को मिलती है, बायोडाइवर्सिटी की इतनी ज़्यादा रिचनेस है कि हर साल एक बटरफ्लाई, हर साल एक इंसेक्ट की वहाँ डिस्कवरी होती है। तो ऐसा नहीं कि आपने डिस्कवरी कर लिया तो नया स्पीसीज होगा ही नहीं। हम अपनी पृथ्वी के बारे में जानते हैं कितने, बहुत कम जानते हैं, उससे ज़्यादा हम चांद के बारे में जानते हैं। अभी पृथ्वी के बारे में तो हमें बहुत सारी चीज़ें पता ही नहीं, ठीक। तो हर साल एक नई स्पीसीज आपको देखने को मिलते रहती है, ठीक है। एज आप नए नए एरिया में जाओगे वहाँ नए नए ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, ठीक, वहाँ की हैबिटेट अलग अलग होगी तो उस टाइप के ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे। तो बार बार ये चीज़ें फिर आप उसको आइडेंटिफाई करोगे तो एरिया तो बढ़ते जाएगा। सो एज वी एक्सप्लोर न्यू एरियाज इवन ओल्ड वंस न्यू ऑर्गेनिज्म आर कंटिन्यूअसली बीइंग एडेड। इसका मतलब ये नहीं कि जो पुराने एरिया आपने देख लिया वहाँ न्यू ऑर्गेनिज्म नहीं आ सकते, आ सकते हैं भाई, ठीक है, बिल्कुल आ सकते हैं। सो एज स्टेटेड अर्लियर देयर आर मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो जैसे हमने पहले बताया मिलियंस ऑफ प्लांट्स एनिमल्स हमारे विश्व में है। वी नो द प्लांट्स एनिमल्स इन आवर एरिया बाय देयर लोकल नेम। अब क्या है कि तुम्हारे पास क्या बोल दूं मैं, जैसे ओनियन है, ओनियन का नाम हर जगह अलग अलग है। जैसे कि हिंदी में प्याज बोलते हैं, महाराष्ट्र में कांदा बोलते हैं, कर्नाटका में इरुली बोलते हैं, ठीक है। तो हम सब तो इंडिया में ही हैं, इंग्लिश में ओनियन बोलते हैं। अब एक बेचारा ओनियन का नाम, ठीक, कर्नाटका में इरुली बोल रहे हो, महाराष्ट्र में कांदा बोल रहे हो, हिंदी में प्याज बोल रहे हो, ठीक, इंग्लिश में ओनियन बोल रहे हो, और दूसरे स्टेट में जाओगे तो दूसरे नाम होंगे। उड़ीसा में हो सकते हैं कुछ अलग नाम है, आंध्रा में तेलुगु में अलग नाम होगा। तो हर स्टेट में हर एक ऑर्गेनिज्म का एक कॉमन नाम होता है जो कि प्लेस टू प्लेस क्या होता है, वैरी करते रहता है, ठीक। सो दीज लोकल नेम्स वुड वैरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इवन विद इन अ कंट्री। तो एक तो भाई कंट्री के अंदर ही प्लेस टू प्लेस उस ऑर्गेनिज्म का नाम चेंज होते रहता है। यू वुड रिकॉग्नाइज द कंफ्यूजन दैट वुड बी क्रिएटेड इफ यू डिड नॉट फाइंड अ वेज एंड मीन्स टू टॉक टू ईच अदर। बट इससे होगा क्या भाई, हमें कंफ्यूजन होगी, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होगी। तो हमें कोई तरीका ढूंढना चाहिए भाई ताकि उस ऑर्गेनिज्म का हम नाम बोल सके, समझ रहे हो। अगर मान लो एक चाइना का इंसान आ गया, ठीक, एक आ गया ऑस्ट्रेलिया का इंसान, एक आ गया रसिया का इंसान, ठीक, एक आ गया यूएसए का इंसान, एक आ गया तुम्हारा वेस्ट इंडीज़ का इंसान, एक आ गया ब्राज़ील का इंसान। ऐसे मान लो 90 कंट्रीज़ के 90 डिफरेंट लैंग्वेज है। हर लैंग्वेज में ओनियन का हो सकता है अलग अलग नाम हो। अब तुम एक प्रेजेंटेशन दे रहे हो भाई, कैसे बताओगे कि ये ओनियन के बारे में बात कर रहे हो। भाई ब्राज़ील में कुछ अलग बोलते होंगे, यूएसए में कुछ अलग बोलते हैं, रशिया में कुछ अलग बोलते हैं, चाइना में कुछ अलग बोलते होंगे, ठीक, नेपाल में कुछ अलग बोलते हैं, हमारे कंट्री में कुछ अलग बोलते हैं, ठीक, कॉन्गो में या तुम अफ्रीकन कंट्री में चले जाओगे, इतनी कंट्रीज है, गल्फ में कुछ अलग नाम बोलते होंगे। तो भाई अगर तुम्हें एक कॉमन नेम तो उससे बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा भाई, किसका बारे में बात बोले, किसको पता चलेगा। तो आपको एक ऐसा तरीका ढूंढना चाहिए जिससे आप उसका नामकरण कर सको, एक तो नोमेनक्लेचर कर सको, और वो जो नाम है वो पूरे वर्ल्ड के लोग एक्सेप्ट करने चाहिए। और यहीं से डेवलप हुआ हमारा साइंटिफिक नेम का मेथड या बायोलॉजिकल सिस्टम। सो हेंस देयर इज अ नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच दैट अ पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो हमें एक तरीका ढूंढना पड़ेगा भाई और बहनों, ताकि हम ये कर सके कि वो ऑर्गेनिज्म का जो नेम है वो पूरे वर्ल्ड में सब लोग उसी नाम से जाना जाए। और इसी प्रोसेस को बोलते हैं नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर आपके दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो हो सकता है लोकल नाम, टिंकू पिंकू तुम्हारा ही नाम हो सकता है, टिंकू पिंकू रिंकू कुछ भी नाम हो सकता है, और सर्टिफिकेट पे दूसरा नाम होता है तो वो मान लो साइंटिफिक नेम टाइप का, ठीक, जिसे पूरी दुनिया तुम्हें जानती है। एक घर वाला है चिंकू इधर आ रहे, ठीक है, तो उसके नाम से। तो लोकल नेम और साइंटिफिक नेम दोनों में क्या है, अंतर है। ऑब्वियसली नोमेनक्लेचर ऑफ नेमिंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब्ड करेक्टली एंड वी नो टू व्हाट ऑर्गेनिज्म इज द नेम इज अटैच्ड टू, दिस इज आइडेंटिफिकेशन। अब देखो नोमेनक्लेचर करना इतना आसान नहीं है, ऐसे नहीं आ गया नया ऑर्गेनिज्म मिल गया चलो नाम रख देते हैं पल पल ना जाने टिंकू जिया, ऐसे थोड़े चलता है भाई। तुम्हें पता तो होना चाहिए कि वो ऑर्गेनिज्म है क्या। हमने तुमको ऐसा कुछ दे दिया, मान लो ये प्लांट है, ठीक भाई, इसको थोड़े बोला क्या सुंदर सा घोड़ा आ गया, ऐसे थोड़े बोलोगे भाई प्लांट, मान लो ये प्लांट है, तुम ऐसे देखो ओ माय गॉड क्या सुंदर सा हाथी है, भाई हाथी थोड़े है, मान लो ये प्लांट है, ये तो प्लांट है ना, हाथी कैसे मान लोगे। तो पहले तो तुमको पता होना चाहिए नहीं ऑर्गेनिज्म है क्या। तुम ऑर्गेनिज्म को पता ही नहीं कर पाओगे तो कैसे पता चलेगा कि ये क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले नोमेनक्लेचर और नेमिंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब्ड करेक्टली। अगर उस ऑर्गेनिज्म को आपने करेक्टली डिस्क्राइब किया, ठीक, अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया, तब आप जाके उसका
आइडेंटिफिकेशन कर पाओगे। ठीक है, अगर मान लो ये प्लांट है, ठीक, तो तुम इसको प्लांट बोलोगे, तुम्हें पता ही नहीं प्लांट होता क्या है, तो तुम हो सकता है इसको घोड़ा हाथी बैल बोलो, तुमने कुछ देखा ही नहीं, तो तुम्हें नॉलेज होना चाहिए, डिफरेंशिएट करना होना चाहिए, ताकि तुम्हें आइडेंटिफाई करना चाहिए, डिस्क्रिप्शन करने आना चाहिए, उसके बाद तुम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो। सो इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी, नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैव एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर्स टू असाइन ए साइंटिफिक नेम टू ईच नॉन ऑर्गेनिज्म। तो इस चीज़ को एस्टैब्लिश करने के लिए बहुत सारे प्रोसीजर है, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, महान महान लोग हैं, और उन्होंने बहुत सारी साइंटिफिक नेम को डेवलप करने के लिए तरीका डेवलप किया। चलो साइंटिफिक नेम देते हैं, चलो देखते हैं क्या। सो दिस इज एक्सेप्टेबल टू बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। और ये साइंटिस्ट मिल करके जो प्रोसीजर डेवलप किए वो पूरे वर्ल्ड के साइंटिस्ट उसको फॉलो करेंगे। ऐसा नहीं लगाया हम तो चाइनीज है, हम तो नहीं एक्सेप्ट करेंगे, जो करना है कर लो, आई वॉन्ट एक्सेप्ट इट, ऐसे नहीं होगा। यू हैव टू एक्सेप्ट इट। ठीक है, चाहे तुम यूएसए में हो, चाहे तुम रशिया में हो, चाहे तुम चाइना में हो, चाहे वो इंडिया में, पाकिस्तान, जिधर उधर हो, अगर वो नेम दिया गया तो यू हैव टू एक्सेप्ट इट। सो दिस इज एक्सेप्टेबल टू बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक, for plants scientific names are based on agreed principles and criteria which are provided in international code for botanical nomenclature ICBN। अब जब मैंने नीट का एग्जाम दिया था ना, उस समय आया था ICBN किसको बोलते हैं, और उसमें पूछा था कि बताओ इट्स रिलेटेड टू बॉटनी जूलॉजी, फालतू ऑप्शन दिया था, इजी था। तो ICBN स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर। मान लो तुम जंगल में गए और अचानक तुम्हें एक सुंदर सा पौधा मिल गया, लाइटनिंग प्लांट्स। अब तुम देखे और बोले ओ माय गॉड ये क्या है, क्या सुंदर सा घोड़ा है, ऐसा तो नहीं बोलेगा, बोलेगे प्लांट से। क्यों, तुम्हें कैसे पता चला वो प्लांट से? तुमको बचपन से पता है कि अगर कुछ लीफ हमें दिखे तो प्लांट से हो सकता है, उसमें कुछ स्टेम हो तो प्लांट से हो सकता है। ऐसा नहीं तुम देखो लीफ है, ओहो ये घोड़ा है क्या, ऐसा तो नहीं बोलोगे, क्योंकि तुम्हें बचपन से पता है कि प्लांट से हो सकता है, उसी में लीफ और स्टेम से सारी चीज़ें होती है। तो अब क्या है कि हमें एक नया प्लांट मिला, अब इस प्लांट का नाम कैसे रखे भाई, हमने डिस्क्रिप्शन कर दिया, ठीक, आइडेंटिफिकेशन भी कर दिया कि प्लांट्स है, ठीक। अब हमें उसका नाम रखना है, तो नाम रखने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर होते हैं, उसको फॉलो करना पड़ेगा। और वो प्रिंसिपल जो प्रोसीजर है वो आपका इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर में मेंशन है। उस रूल्स के थ्रू आप उस ऑर्गेनिज्म जो प्लांट ऑर्गेनिज्म स्पेसिमेन मिला उसका आप नोमेनक्लेचर कर सकते हो, ठीक। यू मे आस्क हाउ एनिमल्स आर नेम्ड। अब तुम ठीक है प्लांट के लिए तो ICBN का रूल अप्लाई करेंगे, सर हमको इंसेक्ट मिल गया तो, हमको कोई जानवर मिल गया, एनिमल मिल गया तो, ठीक, तब तुम क्या करोगे, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर का प्रोसीजर और प्रिंसिपल फॉलो करोगे। द साइंटिफिक नेम्स इंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन नेम। अब साइंटिफिक नेम ये इंश्योर करता है कि हर ऑर्गेनिज्म का सिर्फ एक ही नाम होना चाहिए, ठीक है, हर ऑर्गेनिज्म का सिर्फ एक ही नाम होना चाहिए। ये ना कि एलियम सेपा ओनियन का नाम रख दिया, एलियम सेपा मैंगो का भी नाम रखो, मैंजीफेरा इंडिका मैंगो का रख दिया, तो दूसरी वेरायटी कुछ मिले तो उसका भी नाम, कुछ मतलब कुछ अलग फ्रूट है तो उसका भी नाम मैंजीफेरा इंडिका रखो। फिर तो वही बात हो गई भाई, कंफ्यूजन तो अभी भी तुम क्रिएट कर रहे हो। तो ये इंश्योर करना होता है कि जो ऑर्गेनिज्म का हमने नाम रखा है वो ऑर्गेनिज्म का नाम पहले कभी दूसरे ऑर्गेनिज्म का नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसीलिए कभी कभी तो नाम भी चेंज होते हैं भाई, ठीक। हैज ओनली वन नेम। डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड इनेबल द पीपल इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अराइव एट द सेम नेम। और जब उस ऑर्गेनिज्म का जब हम डिस्क्रिप्शन करें और ऐसा नाम हो ताकि कोई भी वर्ड, चाइना में भी लोग बोले मैंजीफेरा इंडिका तो समझ में भाई क्या मैंगो की बात कर रहा है, ठीक है। मैंजीफेरा इंडिका जब यूएस में बोलते तो मैंगो मैंगो वी वांट मैंगो, मैंगो की बात कर रहा है, ठीक। सो द साइंटिफिक नेम, ठीक है, ये सारी हो गई। दे ऑल्सो इंश्योर दैट सच अ नेम हैज नॉट बीन यूज्ड फॉर एनी अदर नॉन ऑर्गेनिज्म। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो नेम है ये किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए नहीं रखा गया है, ठीक। सो बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम। तो जो साइंटिस्ट होते हैं, जो बायोलॉजिस्ट होते हैं, वो क्या करेंगे, एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स है उसी को फॉलो करेंगे ताकि ऑर्गेनिज्म को जान सके। सो ईच नेम हैज टू कंपोनेंट्स। हर नाम के दो कंपोनेंट है, क्या भाई, एक तो हो गया जेनेरिक नेम और दूसरा हो गया स्पेसिफिक नेम, ठीक। दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग अ नेम विद टू कंपोनेंट्स इज कॉल्ड बायनोमियल नोमेनक्लेचर। अब ये जो सिस्टम है जिसमें एक तो नाम आपने जेनेरिक रखा और दूसरा स्पेसिस रखा, इस टाइप का जो सिस्टम है इसको बोलते हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर। अब देखो जैसे एग्जांपल देखो मैंजीफेरा इंडिका, ठीक, क्या है मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका में देखो तो ये मैंजीफेरा जो है ना ये हमारा जीनस नेम है, और जो इंडिका है विच रिप्रेजेंट्स इंडिया वो एक स्पीसीज नेम है। तो मैंजीफेरा इंडिका क्या हो गया, इसका साइंटिफिक नेम हो गया। हम कहीं भी वर्ल्ड में जाकर मैंजीफेरा इंडिका बोलेंगे तो दे विल अंडरस्टैंड वी आर टॉकिंग अबाउट द मैंगो, आम, फल, ठीक है। सो लेट अस सी हाउ इट इज अ बायनोमियल नेम, ठीक। In this name, Mangifera represents the genus, while Indica is a particular species or a specific epithet. Other universal rules of nomenclature are as follows, ठीक। सो एक तो भाई कैसे लिखना है, नियम है, ऐसे नहीं कुछ भी जाके कुछ भी मैंजीफेरा इंडिका लिख दोगे, नियम है। मुझे याद है मैं एक बार कॉलेज में था तो क्या हुआ कि मेरा साइंटिफिक नेम लिखने के लिए आया तो मैंने सब अच्छे से लिखा, बस मैंने अंडरलाइन नहीं किया था, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया लिखना था, बैक्टीरिया का नाम था, तो मैंने सिर्फ अंडरलाइन नहीं किया था, अच्छा लिखा था। सर ने मार्क्स पूरे काट लिए, बोला कि ये साइंटिफिक नेम, दैट्स नॉट द करेक्ट वे टू राइट द साइंटिफिक नेम, यू हैव टू मेक इट अंडरलाइन। अगर तुमने हाथ से लिखा है तो, अगर तुमने प्रिंटर किया है कंप्यूटर पर तो यू हैव टू मेक इट अंडरलाइन। तो बायोलॉजिकल नेम्स जनरली जो होते हैं एक तो भाई लैटिन में होते हैं एंड रिटन इन इटैलिक्स, दे आर लैटिनाइज्ड और डायरेक्ट फ्रॉम लैटिन इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। तो अगर मान लो मैंजीफेरा इंडिका मैंगो का ओरिजिन इंडिया है तो ऐसा नहीं बोलेंगे कि भाई हिंदी नाम रख देंगे, ऐसा नहीं, वो तो लोकल नाम तुमको जो रखना है रखो, कोई दिक्कत नहीं है। बट साइंटिफिक नेम हमेशा जो रहता है ना वो लैटिन फॉर्म में हमें लिखना पड़ता है। ये हमें मतलब नहीं है वो अफ्रीका का क्रॉप है या कहाँ का है, इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन हमें उसका नाम लैटिनाइज्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ठीक।
The first word in a biological name represents the genus, while the second component denotes the specific epithet. Both the words in a biological name, when handwritten, are separately underlined or printed in italics to indicate their Latin origin. तो एक तो भाई वही बात है, इटैलिक्स में लिखो अगर कंप्यूटर पर टाइप कर रहे हो, ठीक, तो दिखाती है कि भाई ये लैटिन ओरिजिन है। फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर, तो अगर फर्स्ट लेटर है तो भाई जैसे मैंजीफेरा है तो मैंजीफेरा का ये देखो एम, मैंजीफेरा का एम क्या है, कैपिटल लेटर है, स्टार्ट कैसे हुआ, कैपिटल लेटर से। जबकि स्पेसिफिक नेम जैसे इंडिका का आई, ये स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। इट कैन बी इलस्ट्रेटेड विद एग्जांपल ऑफ मैंजीफेरा इंडिका। समझ में आ गया? तो ये एग्जाम में कभी कभी आ सकते हैं, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। हो सकता है असर्शन रीजन में पूछ दे या स्टेटमेंट में मल्टी स्टेटमेंट डाल दे और पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट। तो इसको भाई याद कर लेना, आजकल वन लाइनर क्वेश्चन ना के बराबर आते हैं, तो इस सबको चारों को अच्छे से याद कर लेना, क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके, थैंक यू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेम ऑफ द ऑथर्स, अरे भाई थर जा, ठीक, नेम ऑफ द ऑथर्स, ठीक, नेम ऑफ द ऑथर्स अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट। अब कभी कभी क्या होता है कि अगर ऑथर का नाम लिखना है, जिसने उसको डिस्कवरी किया, जिसने उसको डिस्क्राइब किया, नोमेनक्लेचर किया, तो ऑथर का नाम आप लास्ट में लिख सकते हो, बट एब्रेविएटेड फॉर्म में, फुल फॉर्म में। जैसे मान लो मुझे कार्लोस लिनियस लिखना है, आजा रे बाबा, आजा भाजा, आजा रे आजा रे, हाँ, मुझे मान लो कि मैंजीफेरा इंडिका मान लो लिनियस ने दिया, किसने दिया, लिनियस ने डिस्क्राइब किया मैंजीफेरा इंडिका को। तो आप क्या करोगे, मैं लिख रहा हूँ तो बताओ ये क्या हो गया, मैंजीफेरा, मैंजीफेरा, थोड़ा माउस से लिख रहा हूँ तो हो सकता है हैंड राइटिंग गंदी है, बट ठीक है, कॉन्सेप्ट समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बताओ ये करेक्ट है नहीं, हैंड रिटन है तो सर अंडरलाइन करना पड़ेगा, जी जनाब करना पड़ेगा, और ये कैपिटल है, स्मॉल मत पढ़ना, ठीक है। और अगर मान लो ऑथर ने डिस्क्रिप्शन किया तो LINN मतलब लीनियस लिखना है, लीन मतलब एवरेटेड फॉर्म है, पूरा नाम लीनियस है, तो हमें जब करना होगा तो हमें एवरेटेड फॉर्म में इसको लिखना पड़ेगा, ठीक। सो मैंजीफेरा रिटन इन एन एवरेटेड फॉर्म, मैंजीफेरा इंडिका लीन, इट इंडिकेट्स दिस द स्पीसीज वाज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय लिनियस। और इससे ये पता चलता है कि ये जो स्पीसीज है इसको सबसे पहले किसने डिस्क्राइब किया था, कार्लोस लिनियस, मतलब लिनियस ने डिस्क्राइब किया था। सिंस इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल द ऑर्गेनिज्म, इट इज नेसेसरी टू डिवाइस सम मींस टू मेक दिस पॉसिबल। अब देखो इतने सारे ऑर्गेनिज्म रे बाबा पढ़ ही नहीं पाएंगे, तो भाई क्या करें, सबको पढ़ पाएंगे क्या। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो तुम्हारा स्कूल है, उस स्कूल में 1 क्लास से 12th क्लास तक बच्चे हैं, ठीक है 1 से 12th क्लास तक बच्चे हैं। अब मान लो हो सकता है किसी का नाम राहुल है, भाई 1 से 12th में हो सकता है 100 राहुल हो, और जा बोला जा राहुल को बुला के लाओ, क्या सर क्या कुछ भी बोल रहे हो, कौन सा राहुल, किधर का राहुल, 100 बच्चे राहुल है, बोलो राहुल को लेकर आओ। अब तुम बोलोगे क्या आदमी है यार, ठीक, तब तुम बोलोगे एक काम करो, क्लास 6 में राहुल है उसको लेकर आओ, बोलोगे क्लास 6 में तो 3 सेक्शन है, उसमें तो 3 राहुल है, कौन सा राहुल, तो तुम बोलोगे क्लास 6 में सेक्शन ए में जो राहुल है उसको लेकर आओ। तो क्या किए हमने, क्या किया, पहले स्कूल था तो इससे हमें चीज़ें बहुत मुश्किल हो रही थी, फिर मैंने क्या किया उसको क्लासीफाई कर दिया, क्लास 1 2 3 से लेकर 12 तक, क्लास 1 के बच्चे क्लास 1 में बचेंगे, क्लास 2 के बच्चे क्लास 2 में ही रहेंगे, क्लास 3 के बच्चे क्लास 3 में रहेंगे, क्लास 4 के क्लास 4 में ऐसे करके 12 तक है। उसके बाद हमने सेक्शंस डिवाइड कर दिया, इससे चीज़ें होगी क्या, एक तो आसानी हो जाएगा, क्लास 1 का सिलेबस क्लास 1 के बच्चों को पढ़ाया जाएगा, ऐसे तो क्लास 1 का सिलेबस क्लास 12 के बच्चों को पढ़ाओगे, और क्लास 2 के बच्चों को क्लास 12 का सिलेबस पढ़ाओगे, ऐसे तो दिक्कत हो जाएगा। तो एक तो हम क्लासीफाई किए भाई, हर ग्रुप में बनाए 1 2 3 ऐसे करके 12 क्लास, फिर सेक्शन बना दिया अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा है, तो एक तो चीज़ें हमें आसानी से समझ में आ जाएगी, आइडेंटिफाई करना आसान हो जाएगा। इसी तरह हमारे वर्ल्ड में तो इतने सारे स्पीसीज भाई कितने स्पीसीज है, हम सोच में ऐसा लगता है कभी सोचोगे एक नया स्पीसीज डिस्कवर हो जाएगा, हम इननमरेबल है, हर जगह एक नई स्पीसीज देखने को मिलती है, तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कितनी होगी, ठीक। तो हमें ग्रुप करना बहुत जरूरी है। सो सिंस इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट इज नेसेसरी टू डिवाइस सम मींस टू मेक दिस पॉसिबल, दिस प्रोसेस इज क्लासिफिकेशन। तो भाई ये तो बहुत मुश्किल है, तो हम ये कर सकते हैं कि काम करते हैं, इसको पॉसिबल करने के लिए हम इसको क्लासीफाई कर देते हैं। सो क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। जैसे मान लो तुम्हारे क्लास में 100 बच्चे हैं, अब 100 बच्चे हैं भाई, कुछ फ्रंट बेंच, कुछ मिडिल बेंच, कुछ बैक बेंच। अब जो बैक बेंचर है वो बहुत बदमाशी टाइप के हैं, जो मिडिल वाले हैं वो ठीक है, थोड़ा मतलब बदमाश भी करते हैं, पढ़ भी लेते हैं, फ्रंट वाले एकदम सर हाँ आप जो बोलिए वही हम करेंगे, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, ठीक। तो जो सर बोलेंगे वो हम करेंगे, टैलेंटेड बच्चे, मार्क्स ज़्यादा लाने वाले बच्चे। अब टीचर जब क्लास में आएगा ना तो ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर लेगा, कुछ बच्चे शरारती जो पीछे बैठे रहेंगे उनको बोलेगा यार ये बहुत शरारती ग्रुप है, ठीक है। अब मान लो वहाँ 10 बच्चे हैं, 10 बच्चे शरारती हैं, 12वें 13वें को शरारती उन्होंने नहीं बोला, क्यों, क्योंकि वो जो शरारत बच्चे करते हैं उनमें एक चीज़ें कॉमन हो कि वो शरारती करते हैं, वो नॉटी हरकतें करते रहते हैं। तो उनमें एक इजीली एक कैटेगरी ये हो गया कि भाई ये शरारत करेगा तो ये शरारत वाला ग्रुप का होगा, बहुत पढ़ने वाला बच्चा होगा तो बोला ये टैलेंटेड वाला बच्चा इंटेलिजेंस वाला ग्रुप है, क्योंकि भाई हरकत ही नहीं करता है। तो उन सब में एक कैरेक्टर आपने देखा, क्या ये पढ़ने वाला है, ये नॉटी है, नटखटी है, ठीक है, एक बीच वाला है, कुछ मतलब नहीं रहता है, हाँ अपने दुनिया में मस्त रहता है। तो आपने बोल दिया कि आपने क्या किया, आपने कैरेक्टर देखा, अच्छा ये लड़का बहुत शरारती है, ये पक्का शरारत वाले ग्रुप में होगा,
ये लड़का पढ़ने में ठीक है, पक्का इंटेलिजेंस होगा। तो आपने क्या किया, एक कैरेक्टर पे उसको जज कर दिया, ठीक। तो आपने क्या किया, अपने कन्वीनियंट के हिसाब से कुछ इजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स पे आपने उसको कैटेगराइज कर दिया। भाई ये शरारती करता है, शरारत बच्चा है, ये पढ़ने वाला बच्चा है, ये मिडिल वाला, ये दोनों काम करता है, खुश रहता है जिंदगी में, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशंस। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशंस। फॉर एग्जाम्पल, वी इजिली रिकॉग्नाइज ग्रुप सच एज प्लांट्स और एनिमल्स और डॉग्स, कैट्स और इंसेक्ट्स। तो भाई एक बात बताओ, जब मैं बोलता हूँ डॉग्स तो ऐसा थोड़ा तुम कैट्स को इमेजिन करते हो, तुम डॉग्स को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, प्लांट्स को दिखाओ तो आइडेंटिफाई कर पाओ, एनिमल्स दिखाओ तो आइडेंटिफाई कर पाओ, बिल्ली दिखाओ तो आइडेंटिफाई कर पाओ, कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट्स, बटरफ्लाई, हनी भी दिखाओ तो आइडेंटिफाई कर सकते हो। द मोमेंट वी यूज एनी ऑफ दिस टर्म्स वी एसोसिएट सर्टेन कैरेक्टर्स विद ऑर्गेनिज्म इन दैट ग्रुप। जब हम इस, जैसे मैं बोलता हूँ डॉग, तो तुम्हारे दिमाग में जब अच्छा 4 पैर होते हैं, उसके नाखून नुकीले होते हैं, उसके माउथ के 9 होते हैं, स्नाउट टाइप का माउथ होता है, यहाँ हेयर्स टाइप के कुछ निकले होते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं बोलता हूँ कैट, अच्छा कैट, उसका मुंह थोड़ा गोल होता है, उस पर थोड़ा उसके कोट है, स्किन कोट थोड़ा लायन टाइगर जैसा देखने को मिलता है, ठीक, बहुत छोटी होती है, उसके भी पंजे होते हैं, नाखून से बहुत खरोच सकती है, ठीक है, म्याऊं म्याऊं करते रहती है। मैं बोलता हूँ एलिफेंट, तो एलिफेंट इतना बड़ा हाथी होता है, बड़े बड़े सूंड निकले होते हैं, ये 2 एक्सटर्नल टूथ टाइप का कुछ प्रेजेंट होता है, ठीक है, बहुत बड़ा एनिमल होता है। तो जब मैं ये नाम बोलता हूँ तभी तुम्हारे दिमाग में आ जाता है कि हाँ सर एलिफेंट, तो तुम्हें आता है हाँ एक बड़ा सा एलिफेंट कोई एनिमल। ऐसा थोड़े मैं एलिफेंट बोलता हूँ तो अच्छा ये छोटी सी बिल्ली, वो थोड़ी इमेजिन करते हो। जब मैं एलिफेंट बोलता हूँ तो यू इमेजिन ओनली एलिफेंट नॉट डॉग्स। जब मैं कैट बोलता हूँ तुम कैट इमेजिन करते हो, तुम इंसेक्ट इमेजिन नहीं करते हो, ठीक। तो हमारे दिमाग में बचपन से ये इमेज बनाई गई है कि डॉग्स, देखो जैसे बचपन याद है वो नर्सरी में पढ़ते थे D for डॉग, C for कैट, तो तुम देखे हो, फिर देखो देखो तो डॉग जा रहा है, डॉग जा रहा है, मम्मी बोलती है डॉग जा रहा है, देखो देखो ये कैट है, देखो देखो ये एलिफेंट है। तो बचपन में हमारी जो दिमाग ट्रेंड की गई उसके हिसाब से तो मुझे पता है कि आप ये दिखाओगे तो मैं इमेजिन कर लूंगा। तो ये तो सारी चीजें हमें पता है। व्हाट इमेज डू यू सी व्हेन यू थिंक ऑफ ए डॉग? आप क्या देखते हो जब मैं डॉग बोलता हूँ? कैट तो देखते नहीं, डॉग ही देखते हो भाई, है कि नहीं? Each of one of us will see dogs and not cats. Now if we are to think of Alsatians, we know what we are talking about. अब मैं बोलता हूँ Alsatians, तो Alsatians क्या होते हैं? पुराने जमाने के जो डॉग्स होते थे, वाइल्ड फॉक्स, वो Alsatians हैं। तो जब मैं Alsatians बोलूँगा तो Alsatians आप सोचोगे, डॉग्स नहीं सोचोगे, ठीक। सो सिमिलरली सपोज वी वर टू से मैमल्स, उसी तरह मैं बोलता हूँ मैमल्स, ठीक। तो आप क्या मैमल्स इमेजिन करोगे? बर्ड्स तो इमेजिन करोगे नहीं, पैरोट तो इमेजिन करोगे नहीं, क्रो तो इमेजिन करोगे नहीं, इंसेक्ट तो इमेजिन करोगे नहीं। जब मैं मैमल्स बोलता हूँ तुम मैमल्स इमेजिन करोगे, तुम सोचोगे मैमल्स, अच्छा जिसके ईयर्स होते हैं, जिसके एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं, जिसके मैमरी ग्लैंड हो सकते हैं, ये सारे क्या है? हमारे मैमल्स हैं। लाइकवाइज इन प्लांट्स, इफ यू ट्राई टू टॉक अबाउट वीट, द पिक्चर इन ईच ऑफ आवर माइंड्स विल गेट ऑफ वीट प्लांट। उसी तरह अगर हम वीट की बात करें तो तुम्हारे दिमाग में वीट प्लांट आएगा, ना कि मेज का पौधा आएगा। और जब मैं पैडी बोलूँ तो तुम्हारे दिमाग में पैडी का पौधा आएगा, ना कि वीट का पौधा आएगा। समझ रहे हो? सो द पिक्चर इन आवर विल गेट द वीट प्लांट्स, नॉट ऑफ राइस और एनी अदर प्लांट्स। हेंस ऑल दिस डॉग्स, कैट्स, मैमल्स, वीट, राइस, प्लांट्स, एनिमल्स, जितने भी सारे देख रहे हो ये सब क्या है? एक कन्वेनियंट कैटेगरीज है एंड वी यूज्ड टू स्टडी ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब ये सब एक कैटेगरीज है, डॉग्स एक अलग कैटेगरी है, कैट अलग कैटेगरी है, मैमल्स अलग कैटेगरी है, प्लांट अलग कैटेगरी है, एनिमल्स अलग कैटेगरी है, इंसेक्ट अलग कैटेगरी है, राइस अलग कैटेगरी है, मेज अलग कैटेगरी है, सब अलग कैटेगरी है, ठीक। द साइंटिफिक टर्म फॉर दिस कैटेगरी इज टैक्सा। अब ये जो कैटेगरीज है इसी का साइंटिफिक टर्म हम क्या बोल सकते हैं? टैक्सा बोल सकते हैं। हियर यू मस्ट रिकॉग्नाइज दैट टैक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरीज एट वेरी डिफरेंट लेवल। अगर हम बात करें तो याद रखना ये जो टैक्सा है इसको हर एक डिफरेंट लेवल्स पे कैटेगराइज किया गया है, समझेंगे? लो लेवल, थोड़ा हाई लेवल, उससे थोड़ा हाई लेवल, उससे थोड़ा हाई लेवल, उससे थोड़ा हाई लेवल, ठीक है। कैटेगरीज को तुमने बोल दिया, ये सारे कैटेगरीज है, बट इस कैटेगरीज में भी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने पुलिस कांस्टेबल के बारे में समझते हैं, तो एक तो कांस्टेबल होते हैं, उसके ऊपर सब इंस्पेक्टर होते हैं, सब इंस्पेक्टर के ऊपर इंस्पेक्टर होते हैं, इंस्पेक्टर के ऊपर आपके आईपीएस होते हैं, आईपीएस के ऊपर आपके डीजीपी होते हैं। तो सबसे लो लेवल होता है कांस्टेबल का, उसके बाद सब इंस्पेक्टर का, उससे हाई होता है इंस्पेक्टर, उसके बाद आईपीएस डिस्ट्रिक्ट का, उसके बाद आपका डीजीपी। तो है सब कानून की ही रक्षा करने वाले, बट सबकी लेवल क्या है? अलग अलग, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? अलग अलग है, समझ रहे हो? सो प्लांट्स ऑल्सो फॉर्म ए टैक्सा। प्लांट्स भी क्या है? उसी तरह प्लांट्स भी क्या है? टैक्सा। जैसे वहाँ कांस्टेबल भी एक टैक्सा है, सब इंस्पेक्टर भी एक अलग टैक्सा है, इंस्पेक्टर भी अलग टैक्सा है, आईपीएस भी अलग टैक्सा है, समझ रहे हो? ठीक। जैसे कि उसी तरह प्लांट्स भी एक अलग टैक्सा है, वीट इज ऑल्सो टैक्सा। उसी तरह एनिमल्स भी अलग टैक्सा है, मैमल्स भी अलग टैक्सा है, डॉग्स सब के सब क्या है? टैक्सा है। बट यू क्या लिखे? बट यू ए डॉग एज अ मैमल एंड मैमल्स आर एनिमल्स। बट आपको ये पता है कि डॉग्स क्या है? एक मैमल है, और मैमल्स क्या है? एक एनिमल है। सो देयरफॉर मैमल्स एंड डॉग्स रिप्रेजेंट टैक्सा एट डिफरेंट लेवल। इसलिए मैमल्स हो गया या डॉग्स हो गया, इनकी जो टैक्सा होती है वो डिफरेंट लेवल की पाई जाती है। सो हेंस बेस्ड ऑन कैरेक्टर्स अ लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा। सो कैरेक्टर के बेसिस पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके डिफरेंट डिफरेंट टैक्सा हो सकते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज टैक्सोनॉमी। इसी प्रोसेस, ये जो प्रोसेस होता है ना क्लासिफिकेशन के, इसी को क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमी बोलते हैं। एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर। अब इस टैक्सोनॉमी के लिए
स्टडीज करने के लिए, इस टेक्सोनॉमी को स्टडीज करने के लिए आपको कुछ चीज़ें समझनी पड़ेगी। हो सकता है एग्जाम में आ जाए, ये बिल्कुल हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम में आ सकता है। एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर अलॉन्ग विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेल। तो एक तो भाई आपको टेक्सोनॉमी करना है, अगर आपको क्लासीफाई करना है तो आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, कुछ नॉलेज आपको पता होनी चाहिए। क्या? एक तो भाई जो स्ट्रक्चर है, जो ऑर्गन है, उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या है, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, उसके अलावा उसकी सेल की स्ट्रक्चर क्या है, इसका डेवलपमेंट प्रोसेस क्या है, इसका इकोलॉजी में क्या रोल है, इसका इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन क्या है ऑर्गेनिज्म का, और भी बहुत सारी चीज़ें। ये सारी चीज़ें मिलाकर ही आप एक मॉडर्न टेक्सोनॉमी स्टडी कर सकते हो। ठीक है। सो हेंस कैरेक्टराइजेशन, इसीलिए कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर आर द प्रोसेस दैट आर बेसिक टू टेक्सोनॉमी। तो टेक्सोनॉमी के 4 स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहले आप कैरेक्टराइज करोगे, डिस्क्रिप्शन करोगे ऑर्गेनिज्म का, स्पेसिमेन का, उसके बाद आप उसे आइडेंटिफाई करोगे। ठीक, उसके बाद उसको उस ग्रुप में, जो आप ओल्ड स्पेसिमेन देखो उसके हिसाब से उस ग्रुप को क्या करोगे, क्लासीफाई करोगे। उसके बाद उसका नोमेनक्लेचर करोगे, और नोमेनक्लेचर करने के 2 तरीके हैं। अगर प्लांट होगा तो ICBN का रूल फॉलो करो, और एनिमल होगा तो बोलो, एनिमल होगा तो ICZN को फॉलो करो। Taxonomy is not something new. Human beings have always been interested in knowing more and more about the various kinds of organisms. तो टेक्सोनॉमी यार कोई बड़ी चीज़ है क्या? भाई बड़ी चीज़ नहीं है। हमारे होमो सेपियंस तो पहले से ही जानते थे भाई कैसे आइडेंटिफाई करना है। भाई एक बात बताओ, जो हंटर गैदरर है, हम एग्रीकल्चर कितने साल पहले शुरू किए? 10,000 ईयर्स बैक, 2 लाख ईयर्स पहले तो हम इवॉल्व हुए होमो सेपियंस सेपियन। उसके पहले तो कुछ अलग ही थे। ठीक, तो 10,000 ईयर्स के पहले ना हम लोग स्टार्ट किया एग्रीकल्चर। उसके पहले हम लोग कैसे खाना खाते थे? तो ये तो जंगलों में ले हाथ में उठाया भाला और दिन भर किया जिंगा लाला। ठीक है, मारते थे, खाते थे, फिर जो फ्रूट्स होता था उसको खाते थे, गैदर करते थे, इसीलिए हंटर और गैदरर थे हम लोग। ठीक, बट ऐसा नहीं है कि उस समय भी लोगों को पता नहीं था कि ये जो लायन है वो मुझे अटैक करेगा तो मुझे इससे दूर भागना है। तब भी हमें नॉलेज थी कि हाँ भाई ये लायन है, इससे दूर भागना है। ठीक, ये डॉग है, ये हमारी सहायता करेगा, इसको पास में रखना है। तो उस समय भी अर्ली मैन भी, अर्ली ह्यूमन भी आइडेंटिफाई कर पाते थे कि ये लायन है, ये हमारा शिकार कर देगा, और ये हिरन है, इसको हमें शिकार करना है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें ऑर्गेनिज्म के बारे में ऑलरेडी हमारे अर्ली मैन भी जानते थे। उनको पता था कि ये जो लायन है वो हमारे लिए खतरा है। ठीक है, ये जो गोट एनिमल जो वाइल्ड मिल रही है इसको हम लोग मार कर खा सकते हैं। ठीक है, तो वही बात है कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को ऑलरेडी जानते हैं, पार्टिकुलर विथ रेफरेंस टू देयर ऑन यूज। अब उनको पता था कि भाई देखो हमारे यूज़ के लिए, जैसे डॉग्स हमारे यूज़ के लिए है। ठीक है, जैसे मान लो प्लांट्स में जैसे फूड हो गया, वो हमारे फूड होंगे, वो हमारे यूज़ के लिए है। तो अर्ली ह्यूमन ने जो क्लासिफिकेशन किया था ऑर्गेनिज्म का, उन्होंने इस बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया कि भाई किससे हमें फूड मिल रही है, किससे हमें क्लोथिंग चीज़ें मिल रही है, और किससे हम घर बना पा रहे हैं। तो फूड वही बात है भाई, हाथ में लिया भाला और किया जिंगा लाला। तो मान लो एनिमल को मारा और उसको खाना है तो वो फूड के पर्पज़ पे हो गया। कुछ क्लोथिंग के पर्पज़, उस एनिमल को मारा, उसके स्किन को उन्होंने क्या किया, पहना ड्रेस की तरह, क्लोथिंग के लिए यूज़ किया। फिर कुछ लोगों ने प्लांट्स के कुछ स्पेसीज को, लकड़ियों को काटा और हट बनाने की कोशिश की, शेल्टर बनाने की कोशिश की। तो उस समय भी उन्होंने बोला कि उस समय भी उन्होंने ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया था, बट किस लेवल पे? अपने नीड के बेसिस पे। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ यूज के बेसिस पे कि देखो ये जो मैंगो है ये हमारे फूड के लिए काम आएगा। ठीक है, तो फूड में क्लासीफाई करेंगे। ये एनिमल है, इसका स्किन हमें पहनने का काम आएगा, तो इसको क्लोथिंग में हम आइडेंटिफाई करेंगे। ये एनिमल है, जैसे प्लांट है, इस प्लांट की बार्क को या उसके लीफ से हम लोग क्लोथ बना सकते हैं, शेल्टर बना सकते हैं। ठीक है, तो हम उस शेल्टर के बेसिस पे, तो ऑन द बेसिस ऑफ यूज पे, यूज के कारण हमने उस ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया। ठीक, सो ह्यूमन बींग्स वेयर सिंस लॉन्ग नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंड देयर डाइवर्सिटीज बट आल्सो द रिलेशनशिप अमंग देम। तो ये चीज़ें पहले के आज भी है। हम लोग कितना ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं दूसरे के रिलेशनशिप पे। ओह माय गॉड, देखो तो क्या हो रहा है उसके साथ, है ना। हम क्लास में देख रहे हैं नया नया आया है, ठीक है, एकदम पूरा छक्का छुड़ा दिया है, जिधर देखो तारीफ ही तारीफ हो रही है। कौन है भाई, क्या रिलेशनशिप किसका चल रहा है। मान लो अचानक तुम, जैसे मान लो तुम यूपी के हो और तुम चले गए इंग्लैंड। ठीक है, अब तुम इंग्लैंड में गए तो वहाँ एक इंडियन मिला, तो हो माय गॉड, हेलो हेलो हेलो, कहाँ से हो? इंडिया से हो। तुम वहाँ ये नहीं देखोगे वो किस जाति का है, किस धर्म का है, कौन से क्या है, तुम देखो इंडियन है, उसको नमस्ते करोगे। फिर मान लो उसी लोकेशन पे तुम यूपी के हो और यूपी का मिल गया, ओह माय गॉड, हाँ यूपी है, यूपी भैया आइए, आपका लखनऊ में स्वागत है, आइए चाय पिलाते हैं। ठीक, तो यूपी के तुरंत तुमने स्टैब्लिश कर दिया यूपी एक है। फिर पता चला अरे यार लखनऊ में है, लखनऊ में कहाँ से? अच्छा वहाँ से, अरे जंक्शन के पास घर है, हाँ हमारे मौसी का भी घर है। ठीक है, अब तुमने तुरंत क्या किया, वहाँ रिलेशन स्टैब्लिश कर दिया। क्या किया तुमने? रिलेशन स्टैब्लिश कर दिया। तो हम ह्यूमन बींग्स बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं कि भाई रिलेशन स्टैब्लिश करने में। तो अर्ली लाइफ जो हमारे पहले भी, जो हमारा माइंड ही वैसा है, क्यूरियस, इसीलिए तो हम होमो सेपियंस सेपियंस है भाई। हम होमो सेपियंस सेपियंस क्यों है? क्योंकि हम जो एनिमल है, हम क्या कंटिन्यूस, सेपियंस का मतलब होता है कंटिन्यूअस लर्निंग हैबिट। हमें कंटिन्यूअस, तभी तो कंटिन्यूअस लर्निंग होते होते आज हम साइंस, आज ये फोटो, ये यूट्यूब क्या क्या चल रहा है। अगर हम कंटिन्यूअस लर्निंग नहीं करते ना तो हमारा भी दिमाग 1400 सीसी का था, हमसे ज़्यादा तो निएंडरथैल का 1600 सीसी था, वो तो आगे डेवलप नहीं हो पाएगा। बट हमारा कम दिमाग सीसी होने के बावजूद भी हम चीज़ों को सीखते गए। और आज देखो कंप्यूटर लैपटॉप क्या क्या बना दिए, है कि नहीं। तो हमारा ये इसीलिए हमारा नाम है होमो सेपियंस सेपियंस। भाई हम तो क्यूरियस है, वी हैव क्यूरियस माइंड। तो हम क्या करते हैं, अपना रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं।
ठीक है। द ब्रांच ऑफ स्टडी वाज रेफर्ड टू सिस्टमेटिक। सो डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड द डाइवर्सिटी बट आल्सो द रिलेशनशिप अमंग देम। तो सिर्फ डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म है उससे मतलब नहीं भाई, इस ऑर्गेनिज्म का इसका दूसरे ऑर्गेनिज्म से क्या रिलेशनशिप है, एक डॉग्स का कैट से कैसे रिलेशन हो सकता है, एक लायन का टाइगर से क्या रिलेशन हो सकता है, ये रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने के लिए भी हम हमेशा क्यूरियस रहे हैं। ठीक, और वैसा ब्रांच ऑफ स्टडी जहां हम एक ऑर्गेनिज्म की एंसेस्टर को उससे रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं, ठीक, और आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं दो ऑर्गेनिज्म के बीच, उसको बोलते हैं फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, और इसी ब्रांच ऑफ स्टडी को बोलते हैं सिस्टमैटिक्स। अब ये सिस्टमैटिक है, जैसे कि तुम मान लो तुम रूम पे बैठे हुए, मस्त है, सो गए, इंस्टाग्राम चलाए, फेसबुक चलाए, क्या पता नहीं क्या किया, मम्मी आई खटखटे, रेडी हो गया, पलट बैठ गए। अब मम्मी आई, देखी यार किताब इधर फेंक के बैठा हुआ है, ये कॉपी इधर फेंक के बैठा हुआ है, ये ड्रेस कैसे अलमारी तहस नहस करके रखा है, तो मम्मी क्या बोलेगी, यार तुम सिस्टमेटिक तरीके से चीज़ों को नहीं रखते हो। चलो सिस्टमेटिक तरीके से चीज़ों को बुक जहाँ रखी थी वही रखो, टेबल कपड़े जहाँ रखे थे, तो हुआ क्या, मम्मी का कहने का मतलब है कि प्रॉपर वे में चीज़ों को अरेंज करके रखो, है कि नहीं। हम बोलते हैं ना सिस्टमेटिक तरीके से करोगे ना तो चीज़ें काम हो जाएगी। अब जो सिस्टमेटिक वर्ड है ये लैटिन वर्ड से ड्राइव होता है, जिसका मतलब होता है सिस्टमा, और इसका मतलब भी होता है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, सिस्टमेटिक। ठीक, लिनियस यूज सिस्टमा नेचुरा एज द टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन। अब लिनियस जो थे उन्होंने इस सिस्टमा नेचुरा को, सिस्टमा का मतलब क्या होगा, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो लिनियस ने, जिनको फादर ऑफ टेक्सोनॉमी बोला जाता है, कार्लोस लिनियस को फादर ऑफ टेक्सोनॉमी बोला जाता है, इन्होंने बुक भी लिखी थी, एक उन्होंने टाइटल पब्लिश की थी सिस्टमा नेचुरा नाम से, ये एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। ठीक, द स्कोप ऑफ सिस्टमेटिक वाज लेटर इन लास्ट टू इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। लास्ट में सिस्टमेटिक ये ग्रुप इतना बड़ा हो गया इसमें आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन को भी इंक्लूड करना पड़ा। सो सिस्टमेटिक्स टेक्स इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। तो सिस्टमेटिक क्या होती है, वो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने की क्या है, अकाउंटेबिलिटी है। लाइक हम क्या करते हैं, दो ऑर्गेनिज्म के बीच में एक उसका उस दूसरे ऑर्गेनिज्म से क्या फाइलोजेनेटिक मतलब एंसेस्ट्री रिलेशनशिप रह चुका है, उसको हम लोग बोलेंगे सिस्टमैटिक्स। ठीक, अब आते हैं टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। सो क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इन्वॉल्व्स हियरार्की ऑफ स्टेप्स इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट्स अ रैंक और कैटेगरी। तो जो आपकी क्लासिफिकेशन एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, इसमें बहुत सारी कैटेगरीज इन्वॉल्व होती है, बहुत सारे रैंक्स इन्वॉल्व रहते हैं, और हर एक रैंक, हर एक लेवल एक रैंक होता है या एक कैटेगरी होती है। सिंस द कैटेगरी इज अ पार्ट ऑफ ए ओवरऑल टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट इट इज कॉल्ड द टेक्सोनॉमिक कैटेगरी एंड ऑल कैटेगरीज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द टेक्सोनॉमिक हियरार्की। अब जितने भी ये चीजें आप देख रहे हो सब के सब क्या है, एक कैटेगरी है, और जो आपने टोटल मिलाकर आपने जो हियरार्की बनाया ये सब क्या है, टेक्सोनॉमिक हियरार्की है। सबके लेवल निकलेंगे बट जीतेंगे वही, होता है ना कि मीम, लेवल सबके निकलेंगे, ऐसे करके कुछ तो था। सो ईच कैटेगरी रेफर टू एज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इन फैक्ट रिप्रेजेंट्स अ रैंक एंड इज कॉमनली टर्म्ड एज टैक्सॉन। तो हर जो कैटेगरी है वो सब एक से एक क्या है, रैंक है, और वो एक तरह का टैक्सॉन है, उसकी लेवल अलग अलग है। ठीक है, और अगर सिंगुलर है तो टैक्सॉन, और जब प्लूरल होगा तो यूज करोगे टैक्सा। सो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर द हियरार्की कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय एन एग्जांपल। इंसेक्ट इज रिप्रेजेंट ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म शेयरिंग कॉमन फीचर्स लाइक 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ इंसेक्ट, तो इंसेक्ट का मतलब होता है इंसेक्टा, इंसेक्टा मतलब होता है कट इनटू सेगमेंट। तो कट इनटू सेगमेंट का मतलब होता है कि इंसेक्ट, आप मैं बोलता हूँ इंसेक्ट तो तुम ये मानोगे अच्छा 3 पेयर्स ऑफ लेग्स जिसके होंगे वो इंसेक्ट होंगे, है कि नहीं, तो ये जो लोग है, इट मींस इंसेक्ट आर रिकॉग्नाइजेबल कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स व्हिच कैन बी क्लासिफाइड एंड thus were given a rank or category. Can you name other such groups of organism? क्या करो, सो ग्रुप्स रिप्रेजेंट कैटेगरी। तो ये जो ग्रुप आपने देखा ना इंसेक्ट ग्रुप, ये एक कैटेगरी है। ठीक, कैटेगरी फर्दर डिनोट्स रैंक। अब ये जो कैटेगरी है वो बाद में आपके रैंक को डिनोट कर रहे हैं। ईच रैंक और टैक्सॉन इन फैक्ट रिप्रेजेंट्स अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। दिस टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स are distinct biological entities and not merely morphological. Taxonomical studies of all organisms have led to the development of common categories such as kingdom, phylum और division for plants, class, order, family, genus, species. अब देखो ये एग्जाम में आ सकता है, इसको याद करने का मैं एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ। अब देखो क्या है ना कि बहुत लोग याद करते हैं, बड़ा बड़ा सा सेंटेंस बनाते हैं, बट वो बड़ा सेंटेंस बनाते हैं कुछ इधर उधर हो गया तो कहानी खत्म हो जाती है। मैं एक सेंटेंस बता रहा हूँ जो मैं अपने प्रिपरेशन के समय करता था, बहुत ही ईजी होगा, कर लोगे, आसानी से हो जाएगा। एक सिंपल सा वर्ड बना लो, कीप, बना लो, लिख लो सिंपल सा, क्या लिखोगे, कीप कॉफ जस, 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 कीप कॉफ जस। ठीक है, याद करो 10 बार, याद हो जाएगा। कीप कॉफ जस, कीप कॉफ जस, कीप कॉफ जस, कीप कॉफ जस 40 बार बोलो मंत्र की तरह, हो जाएगा याद। तो यहाँ के आई से रिप्रेजेंट कर लेना किंगडम। ठीक है, के आई से रिप्रेजेंट करना किंगडम, वही ससुर छी ससुर, के आई से याद करना किंगडम, पी से याद करना फाइलम, और फाइलम होगा तो एनिमल में, और फाइलम की जगह डिवीजन हो जाएगा प्लांट्स में। सी से याद करना क्लास,
O से याद करना ऑर्डर, F से याद करना फैमिली, GE से याद करना जीनस और S से याद रखना स्पेसीज। किप कॉफजेस, किप कॉफजेस, किप कॉफजेस, ठीक है। ऐसे राइम में लो, किप कॉफजेस, किप कॉफजेस, किप कॉफजेस, ठीक है। एकदम मस्ती में पढ़ो यार, मजा आएगा, ठीक है। किप कॉफजेस, किप कॉफजेस, किप कॉफजेस। की से हो जाएगा किंगडम, P से हो जाएगा फाइलम और प्लांट होगा तो डिवीजन, C से हो जाएगा क्लास, O से हो जाएगा ऑर्डर, F से हो जाएगा फैमिली, G से होगा जीनस और S से होगा स्पीसीज। अब तुम पता नहीं क्या क्या किंग चार्ज पता नहीं क्या क्या याद करते हो यार, हमको समझ में आता है कैसे याद करते हो, वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। ये तरीका याद करो, थोड़ा इजीली हो जाएगा, समझ में भी आएगा, ठीक। और ये तरीका मुझे लगता है, ठीक है, तो लाइक बहुत ईजी है, तो इसे तरीके याद हो जाएंगे। तो ये सारे के सारे क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है, ठीक। तो एक बार ये याद हो जाएगा तो फिर तुमको ये सब में कभी प्रॉब्लम होगा ही नहीं, ठीक। अब बताओ, ये जब मैंने किफ कॉफ जस्ट लिखा, किधर गया ससुर, हाँ वही ससुर, सी ससुर, ठीक। कीप कॉफ जस्ट, तो सबसे लोवेस्ट लेवल का है स्पेसीज, सबसे हाईएस्ट लेवल का रैंक है किंगडम, ठीक। सो क्या लिखती है एनसीईआरटी, ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग दोज इन द प्लांट एंड एनिमल किंगडम स्पेसीज एट द लोवेस्ट कैटेगरी, ठीक है, हो गया लोवेस्ट कैटेगरी, ठीक। नाउ द क्वेश्चन यू मे आस्क इज हाउ टू प्लेस एन ऑर्गेनिज्म इन वेरियस कैटेगरी। अब तुम क्वेश्चन पूछो, अच्छा तो कौन से ऑर्गेनिज्म को किस में रखोगे। सो द बेसिक रिक्वायरमेंट इज द नॉलेज ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ ए ग्रुप ऑफ, तो सबसे पहले आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए ऑर्गेनिज्म का, आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन पता होना चाहिए हर एक ऑर्गेनिज्म का ग्रुप में करने के लिए। दिस हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज अमंग द इंडिविजुअल्स। इससे क्या होगा, आप एक एनिमल्स के बीच में सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज को क्या करोगे, क्या कर पाओगे, आइडेंटिफाई कर पाओगे, ठीक। सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एज वेल एज अदर काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, एक तो सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म में और डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म में भी आप सिमिलरिटीज आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। सो taxonomic studies consider a group of individuals organism with fundamental similarities as a species। तो एक इंडिविजुअल स्पेसीज, अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल स्पेसीज जिसके शेयर मतलब सेम टाइप के फंडामेंटल सिमिलरिटीज हो, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पीसीज बोलते हैं। जैसे मेरे 2 हाथ है, 2 पैर है, ये बाल, वो नाक, ये सब देखने को मिले तो मेरे जैसा ही कोई ऐसा खड़ा हो तो हम दोनों सेम स्पीसीज है। लेकिन मेरे 2 हाथ, किसी के 4 हाथ, ठीक है, किसी के 10 आंख ऐसे हो तो वो फिर सेम स्पीसीज नहीं है, क्योंकि उनकी फंडामेंटल सिमिलरिटीज ही अलग अलग है। One should be able to distinguish one species from the other closely related species based on the distinct morphological differences। तो एक ऑर्गेनिज्म को दूसरे ऑर्गेनिज्म से आप डिफरेंशिएट कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ देख के, मॉर्फोलॉजी के हिसाब से। तो एक लायन और एक टाइगर आप देखोगे तो बोलेगा अच्छा ये लायन अलग लगता है, टाइगर अलग लगता है, ऐसा बोलेगा, ऐसा थोड़ा है, लायन और टाइगर एक थोड़े है, लायन अलग है, टाइगर अलग है, कैट अलग है, पैंथर अलग है। Let us consider Mangifera indica, Solanum tuberosum जिसको पोटैटो बोलते हैं, एंड पैंथरा लियो जैसे लायन। ऑल 3 नेम, इंडिका जो लास्ट नेम है स्पेसीज है, ट्यूबेरोसम भी स्पेसीज है एंड लियो भी स्पेसीज है, रिप्रेजेंट्स द स्पेसीज नेम, व्हाइल द फर्स्ट वर्ड Mangifera, Solanum एंड पैंथरा आर जेनेरा, जीनस नेम है, एंड रिप्रेजेंट्स अनदर हायर लेवल ऑफ टैक्सन और कैटेगरी। तो भाई जब आपने इंडिका देखा, आपने ट्यूबेरोसम देखा, आपने लियो देखा, ये सब स्पेसीज नेम है, सबसे लोएस्ट कैटेगरी है। जबकि आपने देखा Mangifera देखा, सोलेनम देखा, आपने पैंथरा देखा, ये थोड़ी हायर कैटेगरी है, ठीक। सो each genus may have one or more than one species representing different organisms but having morphological similarities। तो कहने का मतलब यह हुआ कि एक जीनस में एक से ज्यादा आपके स्पीसीज हो सकते हैं, बट उसके अंदर मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज थोड़ी मिल सकती है, थोड़ी मिल सकती है। फॉर एग्जांपल पैंथरा हैज अनदर स्पेसिफिक एपिथेट कॉल्ड टिग्रिस, सोलेनम इंक्लूड्स स्पीसीज लाइक निग्रम and melongena, ठीक। Human beings belong to the species sapiens which is grouped in the genus Homo। The scientific name thus for human being is written as Homo sapiens, ठीक है, याद रखो Homo sapiens, ह्यूमन का साइंटिफिक नेम Homo sapiens, ठीक। अब आते हैं भाई जीनस के बारे में, किसके बारे में, जीनस में। तो जीनस बोलती है जीनस कंप्राइजेस अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज व्हिच हैज मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पीसीज ऑफ अदर जेनेरा, ठीक। तो बोला जाता है कि जेनेरा में आपके क्लोजली ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज होते हैं जिसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स कॉमन होते हैं। स्पेसीज के लेवल में हो सकती है डिसिमिलरिटी ज्यादा दिखे, बट जीनस लेवल पे आपको डिसिमिलरिटी क्या होगी, सिमिलरिटी थोड़ा ज्यादा देखने को, कॉमन कैरेक्टर हमें यहाँ देखने को मिलता है। वी कैन से दैट जेनरा आर एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। फॉर एग्जांपल पोटैटो एंड ब्रिंजल आर 2 डिफरेंट स्पीसीज बट बोथ बिलोंग टू द जीनस सोलेनम। लायन पैंथरा लियो, लिपर्ड पैंथरा पार्डस एंड टिग्रिस पैंथरा टिग्रिस विथ सेवरल कॉमन फीचर्स आर ऑल स्पीसीज ऑफ द जीनस पैंथरा। दिस जीनस डिफर्स फ्रॉम अनदर जीनस फेलिस विच इंक्लूड्स कैट्स। अब ये देखो, ये पैंथरा सब अलग अलग है, बट कैट्स की बात करें तो उसका जीनस का नाम होता है कैट, कैट का जीनस का नाम होता है फेलिस, मतलब उसका स्पेसीज भी फेलिस और ये भी फेलिस, तो जीनस फेलिस हो गया। बट ये दो आते फैमिली दोनों आएंगे किसमें, फैलिडी फैमिली में आएंगे। तो कैट का जीनस अलग है, ठीक है, पैंथरा का जीनस अलग है, बट फैमिली की बात करेंगे ना तो दोनों की फैमिली फैलिडी हो जाएगी।
The next category, family is a group of related genera with still less number of similarities as compared to genus and species. Families are characterized on the basis of for both vegetative and reproductive features of plant species. अभी जो फैमिली का जो करेक्टर है जीनस स्पीसीज का, वो आप इस बेसिस पे क्लासीफाई करोगे कि भाई इसका वेजिटेटिव कैरेक्टर क्या है, इसका रिप्रोडक्टिव फीचर क्या है। प्लांट स्पीसीज का वेजिटेटिव कैसा है, रिप्रोडक्टिव, इस फीचर पे आप किसी ऑर्गेनिज्म को सेम फैमिली में रखोगे। Among plants, for example, 3 different genera, Solanum, Petunia and Dhatura. धतूरा वही बेलपत्र धतूरा वासे, ठीक है। सो सोलेनम, पेटूनिया, धतूरा, धतूरा वही जो महादेव को चढ़ाते हैं, ठीक है। तो सोलेनम हो गया, पेटूनिया, धतूरा हो गया, ये सब के सब किस में आते हैं, सोलानासी फैमिली में आते हैं। Among animals, for example, genus Panthera comprising lion, tiger, leopard is put along with genus Felis cats in the family Felidae। जबकि आपने देखा कि लायन पैंथेरा जीनस, टाइगर पैंथेरा टिग्रिस, लेपर्ड पैंथेरा, तो सबका जीनस था पैंथेरा और कैट का था फेलिस, बट इन सब की फैमिली क्या होगी, Felidae। क्या होगी, Felidae। Similarly, if you observe the feature of a cat and a dog, you will find some similarities and some differences as well. They are separated into 2 different families, Felidae and Canidae। Felidae, Canidae, Felidae, Canidae, Felidae, Canidae, Felidae, Canidae। Felidae for cat, Canidae for dogs। Felidae for cat, Canidae for dog। ऐसे मत है ना, C for cat, D for, अरे बकलो, Canidae for dogs, Felidae for cat, Felidae for dog, Felidae for cat और Canidae for dogs, ठीक है। आगे बढ़ो। Order, you have seen earlier that categories of species, genus and families are based on a number of similar characters। तो आपने देखा कि भाई फैमिलीज हो गया, जीनस हो गया, स्पीसीज हो गया, ये इस बेसिस पे क्लासिफाई किए गए कि भाई इन सब के नंबर्स ऑफ कैरेक्टर्स कितने सिमिलर है। उसी प्रकार ऑर्डर एंड अदर हायर टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन द एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। ऑर्डर बीइंग ए हायर कैटेगरी इज द असेंबलेज ऑफ फैमिलीज व्हिच एग्जिबिट अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स। तो बहुत सारे फैमिलीज को असेंबल किया गया तो हमें क्या मिला, कैरेक्टर मिला, ठीक है। बहुत सारे फैमिलीज के मिलाया गया तो कुछ कैरेक्टर हमें कम देखने को मिलते हैं, बट ठीक है, ऑर्डर लेवल पे तो क्लासिफाई कर ही सकते हैं। द सिमिलर कैरेक्टर्स आर लेस इन नंबर एज कंपेयर टू डिफरेंट जेनरा इंक्लूडेड इन अ फैमिली। प्लांट फैमिलीज लाइक कॉन्वोल्वुलेसिए, सोलानेसिए आर इंक्लूडेड इन द ऑर्डर पोलिमोनियल्स, ठीक है। तो कॉन्वोल्वुलेसिए और सोलानेसिए, ठीक है, ये दोनों फैमिली आते किस में, पोलिमोनियल्स में आते हैं। एंड मेनली बेस्ड ऑन द फ्लोरल कैरेक्टर, फ्लावर के कैरेक्टर क्या उसके बेसिस पे। द एनिमल ऑर्डर कार्निवोरा इंक्लूड्स फैमिलीज लाइक फेलिडी एंड कैनिडी। तो बताओ फेलिडी, फेलिडी किसमें है, कैट वाला, और कैनिडी डॉग्स वाला, बट कि दोनों के दोनों ऑर्डर क्या होते हैं, कार्निवोरा होते हैं, दोनों के कार्निवोरा होते हैं। अब आते हैं क्लास। दिस कैटेगरी इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर्स, फॉर एग्जांपल ऑर्डर प्राइमेटा कंप्राइजिंग मंकी, गोरिल्ला एंड गिबॉन इज प्लेस्ड इन क्लास मैमेलिया along with order carnivora that includes animals like tiger, cats and dogs. Class Mammalia has other orders also। वही बात है कि भाई गोरिल्ला हो गया, गिबन हो गया, मंकी हो गया, ये सब आते हैं किसमें, मैमेलिया में आते हैं, ठीक है। विथ ऑर्डर कार्निवोरा, कार्निवोरा के अंदर आते हैं। दैट इंक्लूड्स एनिमल्स लाइक टाइगर, कैट एंड डॉग, जबकि टाइगर, कैट एंड डॉग भी इसी में आते हैं, ठीक है। क्लास मैमेलिया हैज अदर ऑर्डर ऑल्सो। तो ये सारे आपने देखा, ये गोरिल्ला, गिबन, ये सारा, ठीक, कैट, डॉग, ये सब के सब आते किस ऑर्डर में, मैमल्स में आते हैं, ठीक, मैमल्स क्लास में। अब आते हैं फाइलम। सो क्लासेस कंप्राइजिंग एनिमल्स लाइक फिशेस, amphibians, reptiles, birds along with mammals constitute the next higher category called phylum। तो जितने भी एनिमल्स हो गए, एम्फीबियंस हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, मैमल्स हो गए, सब के सब हायर कैटेगरी में आते हैं और उनका नेक्स्ट हायर कैटेगरी होगा फाइलम। ऑल दिस बेस्ड ऑन द कॉमन फीचर्स लाइक प्रेजेंस ऑफ ए नोटोकॉड। नोटोकॉड नहीं जानते हो, चलिए देखते हैं नोटोकॉड क्या होती है। तो ध्यान से देखिए नोटोकॉड होता क्या है। जब आप एनिमल किंगडम पढ़ोगे, क्या आ गया, जा रहे भाई ऊपर जा। जब आप एनिमल किंगडम पढ़ोगे तो वहाँ नोटोकॉड के बारे में थोड़ा सा समझाएगा, बट आप ध्यान से देखिए। तो होता क्या है, जब आप एनिमल किंगडम पढ़ोगे तो जैसे आप टिश्यू और सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी एनिमल्स में बढ़ती है, वैसे वैसे हमें देखना चाहिए कि एनिमल में एक क्या होता है, एक नोटोकॉड जैसा सिचुएशन क्रिएट होता है। नोटोकॉड क्या बोलते हैं, नोटोकॉड क्या होती है, नोटोकॉड, ठीक है। तो मान लो ये क्या हो गया, नोटोकॉड। अब देखो ये तो हो गया नोटोकॉड। तो आपने पढ़ा होगा कोडाटा एंड नॉन कोडाटा। जिस एनिमल के अंदर ये नोटोकॉड पाया गया उसको बोलेंगे कोडेट्स एनिमल्स। जिस एनिमल के अंदर ये कोडाटा नहीं पड़ा, ये नोटोकॉड नहीं पाया गया, उसको बोलते हैं नॉन कोडेट्स एनिमल्स। बट ध्यान देखिएगा दोस्तों कि ये जो नोटोकॉड है ना, ये जो नोटोकॉड है, ये मॉडिफाई होके बन जाता है वर्टिब्रल कॉलम। क्या बन जाता है, वर्टिब्रल कॉलम। तो ये जो नोटोकॉड है ना, ये आपका मॉडिफाई होके बन जाता है, समय के साथ साथ ये आइडेंटिफाई होके मॉडिफाई होके बन गया वर्टिब्रल कॉलम। और याद करो हमारी रीढ़ की हड्डी, यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड, ये सब के सब क्या है, वर्टिब्रल कॉलम है। मतलब ये जो हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम है, ये नोटोकॉड का ही मॉडिफिकेशन है। क्या करते हैं भाई, सपोर्ट दे रहा है, सपोर्ट, ठीक है, सपोर्ट सिस्टम है, सपोर्ट सिस्टम, ठीक है। क्या है, वर्टिब्रल कॉलम है। और याद रखना जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर वर्टिब्रल कॉलम पाया जाए दैट इज वर्टिब्रेट्स, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है ऑल वर्टिब्रेटा आर कोडाटा बट ऑल कोडाटा आर नॉट वर्टिब्रेटा। मुझे आया था ये भी नीट में क्वेश्चन, देखना कभी तो आया था, पिछले 2 साल पहले ही आया था। सो ऑल वर्टिब्रेटा आर
कोडाटा, बट ऑल कोडाटा आर नॉट वर्टिब्रेटा बिकॉज सम कोडेट्स हैव नो कोड, इसलिए दैट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड डोर्सल होलो न्यूरल सिस्टम, उसी में डोर्सल साइड में क्या होता है, न्यूरल सिस्टम पाया जाता है, आर इंक्लूडेड इन फाइलम कोडाटा। इन केस ऑफ प्लांट्स, क्लासेस विद फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स आर असाइन टू ए हायर कैटेगरी कॉल्ड डिवीजन। तो प्लांट्स के लिए डिवीजन यूज करो, जैसे कि याद करो एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सब क्या है, डिवीजन है। क्या है, डिवीजन है। और फाइलम पोरीफेरा, सिलेंट्राटा, टिनोफोरा, ठीक है, एस्कलमिंथस, प्लैटीहेलमिंथस, एनालिडा, ये सब क्या है, फाइलम है। अब आते हैं किंगडम, ठीक है, किंगडम। सो ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग टू वेरियस फाइला आर असाइन्ड टू द हाईएस्ट कैटेगरी कॉल्ड किंगडम एनिमल। है तो जितने भी एनिमल है सबको डालो रे भाई, एक किंगडम है, दैट इज किंगडम एनिमल। इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ एनिमल्स, द किंगडम प्लांटिंग ऑन द अदर हैंड इज डिस्टिंक्ट एंड कंप्राइजेस ऑल प्लांट्स फ्रॉम वेरियस डिविजन्स। और जितने भी प्लांट वाले हैं सबको डालो किस किंगडम में, प्लांट किंगडम में, ठीक, and comprise all plants from various divisions. Henceforth, we will refer to those two groups, animals and plant kingdom. इसलिए आपका जो तीसरा और चौथा चैप्टर है, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, इन्हीं को पढ़ना है, जबकि मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंगाई आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़नी है। द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम हैव बीन शोन इन असेंडिंग ऑर्डर, देखेंगे starting with species, ठीक है। These are broad categories, however taxonomists have also developed subcategories in this hierarchy to facilitate more and more scientific placement of various taxa। तो याद रखिएगा दोस्तों कि ये जो आप पढ़ रहे हैं ना, किंगडम, फाइलम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ये सब असेंडिंग ऑर्डर में है। तो याद करो की, पा, कॉफा जैसा, किफ कॉफ जैसा, ठीक। तो ये जो देख रहे हो ना, ये 7 ऑब्लिगेट टेक्सोनॉमिक हियरार्की है। बट ऐसा मत सोचो होता इतना है। जब मैं अपने रिसर्च में था, जब मैं अपनी स्टडी करा था मास्टर की, भाई 30 से ज़्यादा हमने पढ़ा था। कोहोर्ट होता है, क्या होता है, सुपर ऑर्डर, सब ऑर्डर, सुपर क्लास, सुपर फैमिली, सब फैमिली, ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो अभी आपको 12th 11th में तो आप सिर्फ इतना ही समझो कि 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज होते हैं। सो द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैव बीन शोन इन असेंडिंग ऑर्डर। लुक एट द हायरार्की फिगर, कैन यू रिकॉल द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट। से फॉर एग्जांपल एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीशीज ऑफ टू किंगडम, तो जैसे स्पीशीज से किंगडम की तरफ जाएंगे, भाई और बहनों ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखो इधर भाई और बहनों, ओए देखो इधर ध्यान से, भाई क्या हो गया भाई कुछ तो। हाँ, अगर आप स्पीशीज से किंगडम की तरफ जाओगे, अगर आप स्पीशीज से किंगडम की तरफ जाओगे तो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स गोज ऑन डिक्रीजिंग। तो कैरेक्टर्स जो होंगे, जो कॉमन थे, वो क्या होते जाएंगे, डिक्रीज होते जाएंगे। इधर से स्पीशीज से किंगडम की तरफ जाओगे तो जो कॉमन कैरेक्टर होते हैं वो डिक्रीज होते जाएंगे, जबकि आप किंगडम से स्पीशीज की तरफ आओगे तो कॉमन कैरेक्टर इंक्रीज होते जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इंक्रीज होते जाएंगे, बिकॉज मेंबर्स ऑफ द सेम कैटेगरीज विल शेयर सेम कैरेक्टर। हायर कैटेगरीज ग्रेटर इज द डिफिकल्टी ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप और अदर टेक्स एट द सेम लेवल। तो जितनी हायर कैटेगरीज रहेंगे उतनी ही ज्यादा डिफिकल्टी होगी आपको रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने में डिफरेंट टेक्सा में, ठीक। हेंस द प्रॉब्लम ऑफ क्लासिफिकेशन बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स। इसलिए नहीं तो भाई हालत खराब हो जाएगी, क्लासिफिकेशंस और कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। सो आगे बढ़ते हैं। इंडिकेट्स द टैक्सोनॉमिक टू विच सम कॉमन ऑर्गेनिज्म लाइक हाउस फ्लाई। अब ये नेक्स्ट वाला स्लाइड देखो, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाला आ जाओ भाई, आ जाओ भाई। ये टेबल ध्यान से देखिए दोस्तों, ये अगर टेबल आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि मैन का कॉमन नाम क्या है, होमो सैपियन, जिसमें होमो हो गया जीनस। हाउस फ्लाई का क्या साइंटिफिक नेम है, मस्का डोमेस्टिका, जिसमें मस्का हो गया, मस्का मारने वाला मस्का नहीं, मस्का, मस्का हो गया जीनस। मैंगो में अरे बैग का हो गया ससुर, ऐसे धोखा देगा तुम। तो मैंगो में क्या, मैंगो में मैंजीफेरा हो गया आपका जीनस, और इंडिका हो गया स्पीसीज, विट मेट्रिटिकम हो गया जीनस, और एस्टिवम हो गया स्पीसीज। अब देखो होमो हो गया जीनस, फैमिली होमिनिडी, लास्ट में क्या लगा, IDAE। तो सफिक्स याद रखना कि एनिमल्स अगर होगा तो उसके फैमिली में IDAE लगा। उसी तरह देखो इंसेक्ट भी ये क्या है, एनिमल किंगडम में आता है तो उसकी फैमिली में है IDAE लगा। बट ध्यान से देखो मैंगो विट प्लांट में आते हैं तो इसके लास्ट में लगा है ACEAE, और यहाँ भी लगा है पोएसी ACEAE, लेगुमिनेसी, सोलनेसी, कॉन्वोल्वुलेसी, फैबेसी है, ठीक है। इस सब में ACEAE लगा है। उसी तरह क्लास याद करो तो यहाँ लिखा है A मैन में A, यहाँ भी तो A लगा है क्लास में, मैमलिया में A, इंसेक्टा में A, जबकि डाइकोटिलेडोनी में AE लगा है और प्लांट में क्लास में AE लगा है। उसी तरह अगर फाइलम की बात करें तो मैन हो जाएगा कोडेट्स और हाउसफ्लाई होगा, फाइलम की बात करें तो हो जाएगा आर्थ्रोपोडा। उसके बाद हो जाएंगे मैंगो के एंजियोस्पर्मी, तो क्या लगा है AE। उसी तरह वीट में भी एंजियोस्पर्मी तो लगा है AE। तो याद रखिएगा दोस्तों कि अगर IDAE लगा तो ये सफिक्स है एनिमल के फैमिली का, और अगर A लगा तो वो सफिक्स है इसका, ठीक। तो वो सफिक्स है आपका ऑर्डर का, प्राइमेटा, डिप्टेरा, ऐसे करके। और लास्ट में अगर मैंगो है और मैंगो का अगर देखोगे तो मैंगो का ऑर्डर देखोगे तो सेपिंडस, ES लगा है, यहाँ भी ES लगा हुआ है, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन चार्ट्स है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो इसको 4-5 बार पढ़ोगे तो इसे याद हो जाएगा। उतना रट्टा मारने का कुछ, इसमें रट्टा मारने का कुछ है ही नहीं, ठीक है।
बस भाई कीप कॉफ जैसे 10 बार बोलो, याद हो गया, अब कहानी खत्म। अब समरी पढ़ो भाई, पता नहीं समरी में कुछ मिल जाएगा, अब तो समरी से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। द लिविंग वर्ल्ड इज रिच इन वैरायटी, मिलियंस ऑफ प्लांट्स एनिमल्स हैव बीन आइडेंटिफाइड एंड डिस्क्राइब्ड बट ए लार्ज नंबर ऑफ स्टिल रिमेन्स अननोन। मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाई किए जाते हैं बट बहुत सारे आज भी हमें नहीं पता है। The very range of organisms in terms of size, color, habitat, physiological and morphological features make us seek the defining characters of living organism। अब देखो यहाँ ना कैरेक्टर्स लिख दिया है, ठीक है, बहुत मतलब एनसीईआरटी क्या है ना, यहाँ एक लाइन लिख दिया है कि साइज, कलर, हैबिटेट, फिजियोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स मेक अस सीक द डिफाइनिंग कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। आपको पता होना चाहिए कि डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, जो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही हो सकते हैं और कहीं नहीं हो सकते हैं। जैसे मेटाबॉलिज्म, ये एक लिविंग कैरेक्टर्स, डिफाइनिंग फीचर लिविंग कैरेक्टर्स का। कॉन्शियसनेस, ये एक डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, ये सब डिफाइनिंग फीचर है। तो यहाँ डिफाइनिंग फीचर मेंशन तो कर दिया, अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा, तुम लोग सिलेबस में आई नहीं, करते रहो सिलेबस करते रहो, ठीक। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी ऑफ काइंड्स ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, बायोलॉजिस्ट्स हैव इवॉल्व्ड सर्टेन रूल्स एंड प्रिंसिपल्स फॉर आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। देखो उधर पढ़ दिया ना, यहाँ आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म लिखा, और उधर स्टेप्स क्या लिखा था, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। क्या बोला जाए, छोड़ो। द ब्रांच ऑफ नॉलेज dealing with these aspects is referred to as taxonomy. The taxonomic studies of various species of plants and animals are useful in agriculture, forestry, industry and in general for knowing our bioresources and diversity। तो ये सब चीज़ें हैं, आपको फॉरेस्ट्री ये सब इंडस्ट्री में यूज होता है और आपके लिए जनरल नॉलेज में भी ये काम आता है, ठीक है भाई, बेसिक सी चीज़ें। द बेसिक्स ऑफ taxonomy like identification, naming and classification of organism are universally evolved under international code। तो ये जो आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग और आपको क्लासिफिकेशन देना है, ये आपके इंटरनेशनल कोड्स के द्वारा नेमिंग या आइडेंटिफाई या फॉलो किए जाते हैं। बेस्ड ऑन द रिजेम्बलेंस एंड डिस्टिंक्ट डिफरेंसेस, ईच ऑर्गेनिज्म इज आइडेंटिफाइड एंड असाइंड अ करेक्ट साइंटिफिक बायोलॉजिकल नेम कंप्राइजिंग टू वर्ड्स एज पर the binomial system of nomenclature। An organism represents, occupies a place or position in the system of classification। There are many categories, ranks, which are generally referred to as taxonomic categories or taxa। All the categories constitute a taxonomic hierarchy। तो यही हम इस चैप्टर को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले नेक्स्ट चैप्टर में, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो आप हमें विदा दीजिए। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो दूसरों को भी बताओ यार कि पढ़ो, ठीक है, और अगर अच्छा नहीं लगा तो भी बताओ यार कि अच्छा नहीं लगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। गुड नाइट, सी यू लेटर। अरे यार ये रुकता कैसे है, लाइव नया नया चीज़ है। चलिए यहाँ से स्टॉप हो जाएगा शायद।